नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खरा सौदा ईटी ना स्वदेश पे। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी डिम्पी। और आज है स्पेशल ट्रेडिंग सत्र, जहां पे एक बीच में ब्रेक लेने के बाद दो हिस्सों में होगी ट्रेडिंग। पर डिम्पी, आज शनिवार है, सैटरडे फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही है, पर इंटरेस्टिंग डे होने वाला है मार्केट्स के लिए, क्योंकि एक लंच ब्रेक भी मिलेगा और साथ ही कई सारे चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी कि इंट्राडे आप पोजीशंस नहीं ले सकते, सर्किट फिल्टर्स लगाए गए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डे है मार्केट्स के लिए। हाँ, इंटरेस्टिंग डे है। खैर, आपने बात सच बोली है। आप बार बार याद नहीं दिलाएं आज सैटरडे है, नहीं तो दिल चुभता है। लेकिन क्या करें, अब एक्सचेंजेस ने बोल ही दिया कि भाई सैटरडे को आपको आना है और आपको जरा डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करनी है, तो हम सब आपके साथ हैं। सुबह सुबह नहा धो के पढ़ लिख के आपके सामने आ गए हैं और हमारे मेहमान भी अभी जुड़ जाएंगे। एक और चीज़, जैसे अभी आपने कहा कि हाँ बहुत सारी कंडीशन लगाई है, एक चीज़ मेरे को इस पूरे स्पेशल सेशन की जो सबसे अच्छी लगी वो 1 घंटे का ब्रेक है। ऐसी मार्केट के अंदर ना रेगुलर ब्रेक होने चाहिए, आधे घंटे का तो कम से कम 2 लंच ब्रेक का, ताकि लोग थोड़ा फ्रेश हो पाए, अच्छे से घूम फिर पाएँ, इधर उधर देख पाएँ कुछ, तो ये होना ही चाहिए। खैर, आज के सेशन को हम अच्छे से एंजॉय करेंगे और आप हमारे साथ बने रहेंगे सृष्टि, और कुछ मेहमान भी हम अपने साथ जोड़ेंगे। उन सभी मेहमानों का हम आज स्वागत करके उनसे जरा समझेंगे कि आज स्पेशल सेशन जो है उसके अंदर जो भी आप ट्रेड लेना, आप एक चीज़ तो मान लीजिए, लो वॉल्यूम के साथ काम करना, क्योंकि अगर सभी वॉल्यूम धीरे धीरे अपना लो रखेंगे ना, तो आज आराम से काम हो पाएगा। आज क्योंकि टेस्टिंग भी हो पा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल ऑलरेडी हम हाई लगा चुके हैं और बहुत तेजी से ऊपर आए, 1100-1200 पॉइंट बैंक निफ्टी एक ही दिन में ऊपर आ गया। तो बहुत जल्दी 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 सब कुछ हो रहा है, तो इसका पूरा फायदा उठाएगा। सृष्टि, पहले 3-4 जो ट्रिगर्स हैं पहले उस पर बातचीत कर ले और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। जी बिल्कुल, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और अपने गेस्ट से भी चर्चा करेंगे कि आज किस तरीके का मूड और माहौल देखने को मिल सकता है। पर उससे पहले कुछ बड़े ट्रिगर्स जहां पे बाजार की रहेगी नज़र। तो सबसे पहले ग्लोबल बाजारों के संकेत भी अच्छे हैं, क्योंकि नैस्डैक और S&P ने एक नया शिखर बनाया है। गिफ्ट निफ्टी 22,500 के पास आता हुआ दिखा है। वहीं BSE और NSE का स्पेशल ट्रेडिंग सत्र तो है ही, आप उसी की प्रोग्रामिंग देख रहे हैं और 2 घंटे होगी आज ट्रेडिंग। कजारिया सिरामिक्स पर MK की रिपोर्ट है, जुनिपर होटल्स पर इलारा बुलिश है, तो ये 2 काउंटर्स ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर फोकस में जरूर रहेंगे। और इसके अलावा कुछ फार्मा काउंटर्स में आज फिर से एक्शन देखने को मिलेगा। सिप्ला में चीन की जो इनकी यूनिट है, वहां से US FDA से उनको क्लीन चिट मिली है। साथ ही औरोबिंदो फार्मा भी एक दूसरा काउंटर है, दवा के अप्रूवल के लिए यहाँ पे ये काउंटर भी फोकस में रहेगा। तो संकेत तो बाजार के आज अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं, पर सबसे पहले आपको बता दें कि ग्लोबल बाजार किस तरीके का अंदेशा दे रहे हैं। तो वहां पे भी पिक्चर अच्छी है, क्योंकि कल हमने देखा था भारतीय बाजारों में जबरदस्त तेजी थी। हालांकि ग्लोबल बाजारों में खासतौर से US के मार्केट्स में इतनी तेजी नहीं थी। अगर हम देखें, नैस्डैक में 1% का उछाल जरूर था, वहीं डाउ जोन्स में करीब 90 अंकों की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी रहा, जहां पे एनवीडिया का शेयर फिर से 4% चलता हुआ नजर आया। वहीं मेटा का शेयर भी 2% भागा। पर कुछ और कमोडिटीज और स्पेसेस हैं जहां पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है वहां पे बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, वो 104 के स्तर के करीब ही है। थोड़ा सा गिरावट वहां पे जरूर है, पर सोने की चमक बढ़ती हुई दिखी है। जब मैंने सुबह चेक किया था 2% की तेजी दिखा रहा था सोना, और 2090 का जो भाव था वो था कॉमिक्स पे, तो सोने में एक चमक बरकरार जरूर है। इसके अलावा कुछ एशिया बाजारों की बात करें तो वहां से भी संकेत पॉजिटिव ही आ रहे हैं। निक्काई ने एक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है। चीन के बाजार भी जो है कल अच्छे बंद हुए। तो साथ ही साथ देखिए अगर डिम्पी, तो ग्लोबल बाजार में भी कुछ बहुत ज़्यादा निराशा हाथ नहीं लगी है। पर जी हाँ, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भारतीय बाजारों में आज शायद थोड़ी वॉल्यूम्स कम देखने को मिले, तो उसके चलते फिलहाल जो क्यूज हैं और संकेत है वो तो पॉजिटिव ही है। और आप देखिए गिफ्ट निफ्टी भी आपको पॉजिटिव ओपनिंग के ही संकेत दे रहा है। 68 पॉइंट्स की वहां पे तेजी है, 22,500 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल ठीक है सृष्टि, अगर आप वैसे कुल मिला के देखेंगे ना, तो आपको ग्लोबल मार्केट्स ने इस पूरे साल, अभी हम मार्च के अंदर एंटर हो चुके हैं, यानी कि करीब पिछले 2 महीने से आपको कभी निराश किया ही नहीं।
आप ग्लोबल मार्केट्स और लिक्विडिटी के दम पर बैक टू बैक चलते आए हैं। हालांकि बार बार कुछ लोग वैल्यूएशंस वाला क्वेश्चन उठाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक और चीज, मार्केट के अंदर कितना दम है ये मार्केट आपको अपने आप ही बता देता है। इसके लिए ना ही कुछ ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आप देखिए मार्केट के अंदर थोड़ा भी गेम हुआ, यानी कि थोड़ा भी ऊपर से मार्केट में सेलिंग हुई और एक सपोर्ट पे आया, मार्केट ने ना केवल सपोर्ट को बचाया बल्कि नया हाई उसी दिन टेस्ट किया, 2 बार फिर से नया हाई सेम डे बना दिया और डेज हाई के आसपास आके क्लोज किया। और जबकि वो फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज था, फ्राइडे का सेशन था, अगर आज के सेशन को आप काउंट ना भी करें तो वो हफ्ते का लास्ट सेशन भी था। तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट ने बहुत जल्दी जल्दी की हैं और मैं बोलूँगा इसका काफ़ी हद तक फ़ायदा है। आप डोमेस्टिक बाज़ार के जो ट्रिगर्स हैं ना वो चलाइएगा सारे के सारे, और आप उसके अंदर वो चीज़ सारी चीज़ देखेंगे जो कल बाज़ार के अंदर होती हुई दिखी। कल क्या दिखा कि कल एफआईज ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, कल उनकी होल्डिंग 35% थी तो 35% है। ठीक, कल रिलायंस का और एचडीएफसी की ज़रूरत थी क्योंकि आपको नया हाई बनाना था और नया हाई बनाने के लिए रिलायंस और एचडीएफसी अंदर आ गए। कल आपके पास क्या प्रॉब्लम थी कि स्मॉल कैप और मिड कैप की गिरावट रुक जाएगी, यस वो रुक गई, स्मॉल कैप और मिड कैप की गिर गई। काफ़ी सारे कंसर्न उठ रहे थे कि बाजार के अंदर एक डीप करेक्शन हो सकता है और ये थोड़ा पुल बैक है लेकिन बाद में पिट जाएगा। कल मार्केट ने सारी चीज़ों को एक के साथ चित्त कर दिया। चौथा पॉइंट, मार्केट के अंदर क्या लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम है? नहीं, किसी तरह की कोई लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, पहला। 5वां पॉइंट, क्या बाजार इस समय हेल्दी है? वैल्यूएशन को लेकर गौतम शाह आपको खुद समझा के गए हैं कि वैल्यूएशन पे यानी कि पी के हिसाब से अगर कोई कैलकुलेट करता है तो उस लिहाज से बाजार बिल्कुल भी महंगा नहीं है। तो ये कुछ एक सारे पॉइंट्स से सृष्टि जो कल हमने मार्केट्स के अंदर नोटिस किए, और ये आप फील कर रहे होंगे जिस लेवल पे कल जाके बाजार बंद हुआ है ना, ये खुलने के बाद एडिशन हुआ है और हमने एक राउंड का तेजी ऑलरेडी आपको बताई थी। कल हमारे इनफैक्ट दोनों टारगेट अचीव हो गए। हमने कल 46,800 47,000 के टारगेट दिए थे निफ्टी पे, दोनों अचीव हुए और उसके ऊपर जाके बंद हुए इनफैक्ट बैंक निफ्टी। कल मेरे को जो सबसे अच्छा ट्रेड दिखा सृष्टि, अगर आप मेरे से पूछें तो मैं बोलूँगा मेरे को बैंक निफ्टी सबसे अच्छा दिखा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कल तीनों का कॉम्बिनेशन दिखाया, कोटक, इंडसन, एचडीएफसी। आप तीनों के एक बार डेज हाई दिखाए, तीनों के तीनों ऑलमोस्ट डेज हाई पे भी जाके बंद हुए हैं, एचडीएफसी, कोटक और इंडसन, और निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। तो ये एक डाइवर्जन था निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में, वो भी काफ़ी हद तक पूरा हुआ है। तो आज का दिन शायद थोड़ा डाइजेशन का और थोड़ा और आगे बढ़ने का दिन हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा वॉल्यूम कर रखिएगा कम, और कल की जो तेज़ी है उसको और एंजॉय करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, ये तो मैं ज़रूर बोलूँगा आपके सामने। आपने ट्रिगर्स सामने रख दिए कि ग्लोबल डोमेस्टिक बाज़ारों के लिए क्या कुछ ट्रिगर्स हैं, और जी हाँ, कल ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली निफ्टी बैंक में, और कई सारे बैंकिंग काउंटर्स भी बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आए, ब्रेकआउट्स भी दिए कई सारे स्टॉक्स ने। पर चलिए अब बात कर लेते हैं कि एफआईडीआई की तरफ से किस तरह के संकेत हैं, और साथ ही आज के लिए कौन से लेवल्स हैं जहां पे आपको रखनी चाहिए नज़र, डेटा क्या बता रहे हैं। और डिम्पी, सबसे पहले एफआईएस के आंकड़े किस तरीके से पैन आउट हो रहे हैं? कल आपने हाईलाइट किया था एफआईएस की लॉन्ग पोजीशंस बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थी, पर क्या आज वो है, और साथ ही क्या निफ्टी को भी एक पुश मिलता हुआ दिखेगा? देखिए, अब बात बिल्कुल सृष्टि आपने ठीक कही। कल इकलौता एक राउंडिंग मार्क था कि जहां पर हमको लग रहा था कि 10% एफआईएस ने होल्डिंग अपनी घटा दी है कि बाजार उतनी स्पीड से ऊपर आएगा, इसलिए हम थोड़ा डर के और कॉशियस स्टांस के साथ चल रहे थे कल। लेकिन फर्स्ट हाफ में जैसे मार्केट ने गैप अप ओपन किया, उसके बाद अपने टारगेट्स को अचीव किया। आपको हमारी एक लाइन और भी याद होगी कि मार्केट ने ओपनिंग के साथ अपना काम पूरा कर दिया। अब जैसे जैसे डाटा बनेगा बाजार वैसे वैसे चलेगा, और कल मार्केट के अंदर जो डाटा बना वो स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता गया और उसके बाद बाजार चलने पे चलता गया। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होती गई और बाजार ने कुछ नहीं देखा, वो लगातार अपने आप को ऊपर लेता गया और 350 पॉइंट की तेज़ी कल सिर्फ निफ्टी के अंदर बन गई। अब देखिए, कल रिटेल ने और एफआईज ने कुछ खास बड़ा चेंजेस नहीं किया। अगर आप मेरे से पूछेंगे कल की तेज़ी के अंदर फिर माल कौन बेच रहा था, अगर चल रहा था तो धीरे धीरे माल किसने खाली किया है, तो मैं बोलूँगा कल थोड़ा डीआईज ने अपना माल खाली किया है। उनकी होल्डिंग करीब 40% अराउंड चल रही थी, वो 37% हुई है। चेंजेस में देखा जाए तो कोई बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ 2% का चेंज है, बट वो हुआ है। दूसरा, एफआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है।
तो आज स्पेशल सेशन है। मेरे को लगता नहीं कि आज के सेशन में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेट करेगा। अगर करेगा भी तो शायद वो सिर्फ एडजस्टमेंट्स के तौर पर करेगा कि कल का जो छूट गया या आज को थोड़ा ऊपर नीचे करना है, सिर्फ उसके लिए बड़ी पोजीशंस नहीं आएंगी। तो इसलिए होल्डिंग शायद मंडे को भी आपको एज इट इज़ ही मिल जाए, कुछ ज़्यादा चेंजेस ना मिले। तो रिटेल, एफआईज होल्डिंग और डीआईज होल्डिंग, उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। कल एफआईज ने भी कोई मेजर माल नहीं खरीदा मार्केट के अंदर। ओके पर डिम्पी, निफ्टी के लिए क्या कुछ लेवल्स वॉच करने? देखिए ऑल टाइम हाई स्तर तो हमने कल छू ही लिया, पर आज भी क्या डेटा बता रहे हैं कि इन स्तरों से भी हम और मजबूती आते हुए देख सकते हैं? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए बताइए कौन से लेवल्स हैं वॉच करने के लिए। ठीक है सृष्टि, देखिए आपको, अगर आप हमको गौर से सुन रहे होंगे तो एक चीज़ हमने बार बार बोली है कि शॉर्ट करने का समय नहीं है। मार्केट एक फ्यूरियस बुल रन के अंदर है, आप इसमें शॉर्ट ना करें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लेवल के साथ अंदर आओ और लेवल से निकल भी जाओ। अगर आपको लेवल्स के साथ अंदर आना और निकलना है ना, तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्केट है और इतना डिसिप्लिन्ड मार्केट है। आप देखो ना, कल सब हम ही तो पढ़ रहे थे कि 50 दिनों पे ये घूम गया, 20 दिनों पे ये घूम गया, 20 दिनों पे ये घूम गया। तो क्यों घूम गया? तुम्हारे मार्केट डिसिप्लिन्ड है तभी तो घूमा है ना उस जगह पर, नहीं तो उसको तो तोड़ने में क्या दिक्कत थी। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मार्केट के अंदर एक फ्यूरियस बुल रन ये बता रहा है कि बाजार के अंदर जब भी आप बाजार चले ना, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे कल एग्जांपल के तौर पर हमने आपके सामने बात रखी थी, जब मार्केट खुला 46,500 आया तो हमने आपके सामने बात रखी, अब आप एक काम करो, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। जिनको बुक करना है बुक करो, जिनको ट्रेल करना है ट्रेल करो। और जिन्होंने कल ट्रेल किया ना, कल उनको आप सोचो उस समय 550 जब था 46,500, तब बामुश्किल से 500-400 पॉइंट ऊपर था बैंक निफ्टी। उसका 600 पॉइंट इंट्राडे में उनको और मिले। तो पहले मैं जरा निफ्टी पे आता हूँ। जिनके पास पोजीशंस लॉन्ग की है होल्ड करें, जिनको लेना है बिल्कुल लें। मार्केट अभी और चल सकता है, 22,500 तक की जगह बनी हुई है, डाटा स्ट्रांग है। तो 22,500 आपका टारगेट होगा, ये अगले 2 से 4 दिन तक का टारगेट है। अब आपको जो ट्रेल करना है वो ये करना है कि 22,000 से ऊपर उठ के 22,200 पे आ जाओ। पहले रेजिस्टेंस था ना, सबको याद होगा 22,200 का रेजिस्टेंस था, बार बार यहीं से बाजार टूटता था। अब इसको सपोर्ट बनाओ, तो 22,200 का एक सपोर्ट बनाओ, 22,500 का एक टारगेट बनाओ। ये मोटा मोटी एक बैंक निफ्टी के अंदर काम करने का तरीका। शॉर्ट करने से बचना चाहिए, शॉर्ट नहीं करना चाहिए इस समय। ओके तो यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस है वो अब ऊपर होता हुआ दिखा है। 22,000 का स्टॉप लॉस आप पहले लगा रहे थे, अब 22,200 का एक सपोर्ट लेवल है जो कि फिलहाल निफ्टी 50 पे आ रहा है। पर डिम्पी, जिस इंडेक्स ने जोश भरने का काम किया है कल, निफ्टी बैंक, वहाँ पे क्या लेवल्स वॉच करने हैं? देखिए ऑलरेडी मैंने आपको सृष्टि बताया भी था कि तीनों बैंकों का जिस दिन कॉम्बिनेशन आपको एक साथ मिल जाए ना, उस दिन आप अपने बैंक निफ्टी को छोड़ना नहीं है, आप ट्रेल करते जाना। कल वो तीनों कॉम्बिनेशन आपको एक साथ मिल गए। एचडीएफसी मिल गया, इंडसन मिल गया, कोटक मिल गया। रही कई कसर एसबीआई ने पूरी कर दी। फिर आईसीआईसीआई बैंक तो ऑलरेडी ठीक था ही था। तो कल सारे मेजर कॉम्पोनेंट फायर हो रहे थे। तो इस तरह से बैंक निफ्टी का चलना स्वाभाविक है। हालांकि अगर जिन्होंने भी बैंक निफ्टी ले रखी है, कल अगर ट्रेल किया है तो बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। अभी उनको थोड़ा और ट्रेल करने की जरूरत है। लेकिन जो नया पोजीशंस बनाना चाहते हैं उनको सिर्फ 10% से पोजीशंस अब ज़्यादा नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मार्केट इतना चलने के बाद कहने का मतलब कि 1100 पॉइंट चलने के बाद थोड़ा भी और आके ऊपर आके हल्का सा रेजिस्टेंस भी फेस करेगा, है ना। ये रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए ही होगा, बट फिर भी एक रेजिस्टेंस तो होगा ही ना। तो फिर आपको करना क्या है कि आप जिनके पास पुरानी पोजीशंस है और जिनके पास नई पोजीशंस है, दोनों के लिए मैं क्लियर कर देता हूं। टारगेट अगले 2 से 4 दिन का 47,500 तक का है। उसका फिर 800 तक का दूसरा टारगेट होगा। आई रिपीट, 47,500 पहला टारगेट, 47,800 दूसरा टारगेट है। और अगर आपको स्टॉप लॉस रखना चाहें तो अब आप 47,000 का पहला रखें। आई रिपीट, 47,000 का पहला स्टॉप लॉस रखें, फिर 46,800 का दूसरा स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अभी भी 15 के आसपास का विक्स चल रहा है, शांति से बैठने नहीं देगा, ये ऊपर नीचे अभी भी आपको करवाएगा। शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल बचना चाहिए, बैंक निफ्टी में शॉर्ट ना करें। हमने कल भी आपको रिग्रेसली मना किया था, आज भी मना करेंगे। बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में शॉर्ट ना करें, लॉन्ग करें, लेवल्स के हिसाब से आए, लेवल के हिसाब से निकल जाए। यही इस समय मार्केट के अंदर करने की आपको जरूरत है। शॉर्ट से ठीक है, तो शॉर्ट से बचना चाहिए। थोड़ा और ऊपर जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट या फिर हल्का होने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी, पर इन स्तरों पे शॉर्ट करने की राय नहीं आ रही है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जोड़ लेते हैं हमारे खास मेहमानों को और समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पे वो होते हुए देख रहे हैं, कहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। स्वागत करना चाहेंगे श्रीकांत चौहान, कुणाल परार, निमेश ठाकर और राहुल घोष का। सभी को सुप्रभात। सैटरडे को हम मार्केट्स ने हम सबको बुलाया है, तो चलिए
कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करते हैं और श्रीकांत आपसे शुरू करना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी फीलिंग है और दूसरी कौन से स्टॉक्स आपके फोकस में हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक लगता है इसमें फीलिंग सभी की काफी अच्छी है और मार्केट ने जिस प्रकार से अपना जोश दिखाया है, वो काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि कल के दिन में जो मार्केट ने तेजी भरी थी और एक ही दिन में अपने ऑल इम्पोर्टेंट लेवल्स को क्रॉस किया। प्लस साथ ही साथ अगर आप देखें तो टेक्निकल के साथ-साथ फंडामेंटल भी रीज़न्स थे, यानी कि इंडिया की जो जीडीपी थी उसके भी नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे और यूएस के भी जो नंबर्स हैं वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। इनफैक्ट अगर आप कल के दिन में अगर बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें तो यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है वो भी 4.30 से अभी घट के 4.20 के नीचे आ गया है। तो ये काफ़ी अच्छा फंडामेंटल प्लस ओवरऑल मोमेंटम का कॉम्बिनेशन है और मुझे लगता है इसी वजह से मार्केट में कंसिस्टेंटली हम तेज़ी देख रहे हैं। टेक्निकल्स के बेसिस पे अगर मार्केट के लेवल्स जैसे अभी डिम्पी सर बता रहे थे, अगर मैं उन्हीं बेसिस पे अगर मार्केट की अगर एक ओवरऑल सेटअप की बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ से निफ्टी आने वाले कुछ दिनों में 22,500 से लेकर 22,600 के लेवल्स दिखा सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म में, यानी कि आज के दिन में या कल के दिन में आप पकड़ लीजिए, सोमवार के दिन तक हम एक बार 22,400 450 के लेवल्स देख सकते हैं, क्योंकि 22,500 में सृष्टि काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो 22,400 22,450 के लेवल्स ऑन इमीडिएट बेसिस नज़र आते हैं, बट इवेंचुअली हम 22,500 22,600 के लेवल्स हिट करेंगे और जैसे कि प्रीवियस रेजिस्टेंस था मार्केट का 22,240, 250, 300, मुझे लगता है कि यही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा अभी मार्केट के लिए। अगर मार्केट में कोई भी करेक्शन अगर आता है, तो हम 22,240, 250 के रेंज में लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि इस बार बैंक निफ्टी में वो ताकत है कि जो अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर सकता है। तो निफ्टी ने तो अपने प्रीवियस हाई को कब का क्रॉस कर लिया है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक स्ट्रगल कर रहा था। अभी इस बार मुझे लगता है बैंक निफ्टी एक बार 48,600 के लेवल्स इसी महीने में एक बार क्रॉस कर सकता है। तो निफ्टी बैंक भी ऑल टाइम हाई की तैयारी में है, पर श्रीकांत ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ देख रहे हैं? कौन सी रहेंगी आपकी मॉर्निंग कॉल्स? तो देखिए, मुझे भी यही लग रहा है कि आज के दिन में कुछ मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन सकती है। इनफैक्ट उन स्टॉक्स में तेजी बनेगी जहाँ पे मोमेंटम काफी हाई होता है, जैसे कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं, या तो रेलवे या डिफेंस के स्टॉक है, वहां पे हमें फोकस करना है। इन सभी स्टॉक्स में अगर हमने देखा तो हमने एक अच्छी तेजी देखी थी, तो आज मार्केट के दौरान हम मोमेंटम देख के उसमें काम करेंगे। लेकिन बिफोर मार्केट अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर व्यू रखना है तो मैं कहूंगा कोल इंडिया। इसे हम करंट लेवल से लॉन्ग करेंगे। हमें लगता है कि ये स्टॉक 470 475 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 470 75 के टारगेट्स के लिए इसे खरीदें, स्टॉप लॉस रखें 434 का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ मेटल स्टॉक्स में जो हमने कल तेजी देखी थी वो गजब की थी। तो यहाँ पे हिंडाल्को में हम बिल्कुल एक लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन हिंडाल्को में भी बना है। 505 का स्टॉप लॉस रखें, 505 का स्टॉप लॉस और टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 540 से लेकर 545 के। ठीक है, श्रीकांत के दोनों ट्रेड आ गए और दोनों एनर्जी पैक से हैं काफ़ी हद तक। और दूसरा कोल इंडिया, आप इंटरेस्टिंग प्ले है। आपको ना इस समय ना स्टॉक सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। यूफोरिया जब चलता है ना मार्केट के अंदर, तब आपको ठीक है, आप उसको एंजॉय करो, लेकिन उसके अंदर सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होगा ना, जैसे थोड़ा फेड होगा फिर आप फंस जाओगे। तो कोल इंडिया ठीक शेयर है। मेरे को हिंडाल्को सर का काफ़ी पसंद आया। हिंडाल्को कल भी 3% ऊपर जाके बंद हुआ। आज उम्मीद करते हैं और चलना चाहिए। भले आज सेशन छोटा होगा, लेकिन आज कन्विक्शन को और बूस्ट करेगा। मंडे शायद और भी चल सके। 505 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलिए। ये ट्रेलिंग का भी है और नए वालों के लिए भी है। एक काम करते हैं, फटाफट से राहुल जी से भी उनके ट्रेड ले लेते हैं, फिर कुणाल परार से। राहुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज सैटरडे वाले दिन समय निकाल के हमारे से बातचीत करने के लिए। सर, आपके ओपनिंग ट्रेड आज के? दो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स, एक तो ऑटो और अभी बैंकिंग जो लेटली स्टीम पकड़ रहा है। तो ऑटो पे हम लॉन्ग जाएंगे हीरो मोटो पे। हीरो मोटो को आप करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 4331 एंड टारगेट होगा 4720। दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, बहुत ही बेहतरीन बुलिश कैंडल कल बनाया है और नीचे के साइड में एक बाई जोन भी बना है। तो अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी होता है, हम उस बाई जोन से अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक पे 1100 के ऊपर बाय कीजिएगा। स्टॉप लॉस होगा 1080 एंड टारगेट होगा 1029, सॉरी 1129, आई बेग योर पार्डन।
1129 ठीक है, तो इसको हम जरा ठीक कर लेते हैं। हमने टारगेट 1029 लिखा हुआ था, इसको हम जरा करेक्ट करते हैं। इसको 1129 करो बजाय 1029 के। 1086 पे तो बंद ही हुआ है। जिसने प्लेट बनाई वो थोड़ा ध्यान से चेक करे कि 186 पे कोई शेयर बंद होगा तो 1029 का कैसे टारगेट हो सकता है। ठीक, 1129 का टारगेट करो और एक बार स्टॉप लॉस से वापस से प्लेट। सर एक बार स्टॉप लॉस भी चेक करवा दो। राहुल सर स्टॉप लॉस वापस से बताओ। 1100 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। 1080 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 1129 का। ठीक है सर, हमने करेक्ट भी कर दिया। स्क्रीन पे जब सामने लेके आओ, 1129 का टारगेट, 1080 का स्टॉप लॉस है, 86 पे बंद है, कंडीशन अप्लाइड, 1100 के ऊपर आके आपको प्लस करना है। ये सौदा आपके लिए हमने ऊपर लिख दिया बाकायदा, ICICI बैंक @1100, इसका मतलब 1100 के ऊपर आपको बाय करना होगा। दूसरा सर का शेयर है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प के जब तक नंबर नहीं आए थे ना, शॉर्ट कवरिंग करा रहा था। इसके नंबर्स बढ़िया आए, बेहतर आए, उसका इसने लॉन्ग पोजिशंस बनाई और ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास इसने भी क्लोज किया है। 47.20 आपका टारगेट हो जाएगा। आगे बढ़े, कुणाल सर गुड मॉर्निंग। सर आपके ट्रेड आज के? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। वेल दो गुड ट्रेड मॉर्निंग है सर। एंड पहला जो ट्रेड है वो है HDFC बैंक। ICICI बैंक का हमने ट्रेड देख लिया है, उसी के अलाइन में मैं HDFC बैंक देना चाहूंगा। 1430 के अराउंड का क्लोजिंग है, बाय करके चलने की सलाह है 1390 के एसएल के साथ। एक काफी अच्छा बॉटम कल बनाया और तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हो कि 1390 1375 के अराउंड ही स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट बना के ट्रेड कर रहा है। और कल जिस हिसाब से बाउंस बैक आया है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो 1390 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट 1460 एंड 1510 रहेगा। एंड दूसरा जो कॉल है वो हीरो मोटो को तो दे दिया है, लेकिन उसी के अलाइन में मैं टीवीएस मोटर ही दूंगा। कल के दिन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड वॉल्यूम भी काफी अच्छा हुआ है। आप देख सकते हो कि अगर मैं देखने जाऊँ तो एक राइजिंग चैनल फॉर्मेशन का ही ब्रेकआउट देखने को मिला है वॉल्यूम के साथ। तो टीवीएस मोटर यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एसएल जो रहेगा 2160 का रहेगा, 2160 का रहेगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 2310 का पहला टारगेट है और जैसे ही 2310 ब्रेक होता है ऊपर में हमें 2410 तक के भी टारगेट टीवीएस मोटर दिखा सकता है। कॉल्स यहाँ पे भी टू व्हीलर स्टॉक्स पे नज़र है, पर इस बीच हमारे साथ निमेश ठाकर भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आइए समझ लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे खबरों के दम पे एक्शन देखने को मिल रहा है। और ये पूरी लिस्ट लेकर रोज़ की तरह हमारे साथ शेषा जुड़ चुकी है। शेषा बताइए कहाँ पे दिखेगा एक्शन? जी हाँ, सबसे पहले आरके फोर्जिंग्स की बात करते हैं। तो कंपनी ने अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड किया था एक्सचेंजेस पर और उसी के चलते कंपनी ने एम्बिशियस टारगेट्स रखे हैं रेवेन्यू फ्रंट पर। FY25 में करीब करीब 4600 से 5100 का रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। FY26 के लिए कंपनी ने 5600 से 6100 करोड़ रुपीस का टारगेट रखा है। इसी के साथ साथ कंपनी ने डेट रिडक्शन के भी प्लान्स करे हैं। कंपनी का मानना है कि जो कंपनी की डेट 890 करोड़ थी FY24 में, वो घटकर 169 करोड़ हो सकती है FY26 तक। तो काफी एम्बिशियस प्लान्स है डेट रिडक्शन के, रेवेन्यू रैंप अप के, जिसके चलते आरके फोर्जिंग्स पर आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा कुछ कल ब्लॉक डील्स हुई थी, उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सुवेन फार्मा, जहां अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने करीब करीब 15.7 लाख शेयर्स खरीदे कल 698 रुपीस प्रति शेयर के रेट पर। उसी के साथ साथ स्टार हेल्थ में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 1 करोड़ शेयर्स खरीदे। तो ये कुछ कल की ब्लॉक डील्स थी, इस पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा लेमन ट्री होटल्स, कल भी कुछ न्यूज़ आई थी एक्सपेंशन को लेकर और कंपनी ने और एक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट साइन किया है। उदयपुर में ये होटल रहेगी और उसी के साथ साथ कंपनी की अब इस सिटी में 3 होटल्स हैं, तो इस पर भी अपनी नज़र रखें। एशियन पेंट्स ने भी कुछ एक्सपेंशन प्लान्स अनाउंस किए हैं। कंपनी ने मध्य प्रदेश में ज़मीन खरीदी है और कंपनी नई वाटर बेस्ड पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पर सेटअप करना चाहता है। 4 लाख KL पर एनम की कैपेसिटी होगी और 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स, नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेगा। एशियन पेंट्स पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा टोरेंट पावर कंपनी को 2 नए ऑर्डर्स मिले हैं। एक महाराष्ट्र से है जो 25 साल का ऑर्डर होगा, करीब करीब 2700 करोड़ का ये ऑर्डर होगा।
उसी के साथ साथ पीक समर सीजन में कंपनी पावर सप्लाई करेगी, जिसके लिए 440 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो 2 नए ऑर्डर्स, जिसके चलते टोरेंट पावर में भी आज एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पारादीप फॉस्फेट्स ने कंपनी ने एक्सचेंजेस को 7 फरवरी को इन्फॉर्म किया था कि कंपनी टेम्पररी सस्पेंड कर रही है अपने ऑपरेशंस एनुअल मेंटेनेंस के लिए। अब ऑपरेशंस रिज्यूम हो गए हैं, तो पारादीप फॉस्फेट्स पर भी अपनी नजर रखें। कितनी शानदार लिस्ट आशीषा लेके आई है हमारे लिए। लेकिन इस लिस्ट में एक स्टॉक, एक नाम जो है, जो स्टैंड आउट कर रहा है, वो है सुवेन फार्मा। जी हाँ, कल सर्किट पे बंद था। सृष्टि, कमाल हो गया। मतलब अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ने 16 लाख शेयर कल के सर्किट पे लिए। काफ़ी बड़ा, एक तो नाम बहुत बड़ा है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, कोई छोटा मोटा फंड नहीं है ये। आदिया ने, इनको आदिया के नाम से जाना जाता है, प्लस इन्होंने सर्किट पे लिया है। यहाँ से भी जगह है वैल्यूएशन में, आपने काफ़ी काम किया था इस पे कल। जी बिल्कुल अजय जी, यहाँ से भी वैल्यूएशन में जगह है। देखिए, एक जो पूरी डील है वो 30% डिस्काउंट पे वैल्यूएशंस पे हुई है। जो उन्होंने कोहेंस लाइफ साइंसेस को लिया है, वहाँ पे वैल्यूएशन, क्योंकि सेम प्रमोटर एंटिटी थी, दोनों ही एडवेंट के होल्डिंग्स थे, फिर भी 30% डिस्काउंट दिया। एक ये बात, और दूसरी बात ये हाईलाइट करूंगी, देखिए मैंने कुछ एनालिस्ट से भी बात की, अगर कंबाइंड एंटिटी देखे तो लगभग 700 करोड़ का इनका भी प्रॉफिट हो जाता है। क्या बात है। इसमें अभी टाइम लगेगा, कुछ 1 साल लगेगा, बट उनका मानना है कि 2 साल में ही ये 700 का 1000 करोड़ होने में टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि सिनर्जी बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं। क्या बात है, इसीलिए सस्ता लग रहा है लोगों को, और बड़े बड़े फंड्स भी छापा छापी के मूड में आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, निमेश ठक्कर को भी अपनी बातचीत में शामिल करते हैं। राहुल तुम्हारे साथ बने हुए हैं, कुणाल परार हमारे साथ है। निमेश ठक्कर, आपके ट्रेडिंग आइडियाज कैसे नजर आ रहे हैं? बाजार में तो एक जबरदस्त जश्न का माहौल बन गया कल। ओके, श्रीकांत शेट्टी जी भी हैं, गुड मॉर्निंग आपको भी। बताइए निमेश भाई। आपका ऑडियो म्यूट पे है। ना ओके, हम एक बार इनसे ऑडियो फिक्स करने की कोशिश करते हैं, पर इस बीच आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ब्रोकरेज के रडार पे हैं, कहाँ पे दिखेगा एक्शन। और ये पूरी लिस्ट लेकर रोज की तरह हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, बताइए कहाँ पे देखा जाए एक्शन? जी, तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज़ की, क्योंकि यूएस में उसके ऊपर एक केस फाइल हुआ है और इनक्रेड का मानना इसके ऊपर यह है कि उन्होंने होल्ड रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 6,339 रुपीज़ पे बरकरार रखा है। तो उनका मानना यह है जो लिटिगेशंस है वो उसके वजह से रेवलिमिड जो मेडिसिन है डॉक्टर रेड्डीज़ का, उसके ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला, मटेरियल इम्पैक्ट। और आगे जाके उनका मानना ये भी है कि $1 बिलियन से भी ज़्यादा कैश फ्लो आ सकता है ये रेवलिमिड मेडिसिन की वजह से जनवरी 26 तक। और इसी के चलते हुए ये एक व्यू जो है उन्होंने चेंज नहीं किया है और इसीलिए एक होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 6,339 रुपीज़ का दिया है। अगली बात करते हैं L&T की, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो दिया है 4,106 रुपीज़ का। तो उनका मानना यह है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रोलाइजर्स का प्लांट L&T बिल्ड कर रहा है वो काफ़ी बड़ा एक ब्रेक थ्रू रहेगा ग्रीन पावर में L&T के लिए। और उसके अलावा अगर हम डिफेंस ऑर्डर की भी बात करें तो कल ही कंपनी को एक हाई परफॉर्मेंस ऑर्डर मिला है और इसी सब के चलते हुए ये एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो 4,106 रुपीज़ पे बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं एस्ट्रल की, जहाँ पे मैनेजमेंट मीट हुआ था इन्वेस्टेक के साथ और इसके दौरान इन्वेस्टेक ने मैनेजमेंट में कंपनी के ऊपर बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए 2,450 रुपीज़ का टारगेट दिया है। तो उनका मानना यह है कि आगे जाके भी कंपनी का गाइडेंस जो है 15% ग्रोथ का वो ऐसे ही बरकरार रहेगा और दहेज फैसिलिटी जो है वो फिलहाल के लिए 20% यूटिलाइजेशन पे ही काम कर रही है, तो उसमें से भी कहीं पे काफ़ी अच्छे नंबर्स आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अगली बात करते हैं कोई इनिशिएशन नोट्स की, जहाँ पे इलारा सिक्योरिटीज़ ने जूनिपर होटल्स पे इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 545 रुपीज़ का, क्योंकि उनका मानना यह है कि कंपनी के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, ग्रुप कंसोलिडेशन जो हुआ है और रोबस्ट मैनेजमेंट जो है, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा एक बुलिश व्यू उन्हें देखने को मिल रहा है कंपनी में। शुगर सीमेंट्स में सिस्टमैट्रिक्स ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 333 रुपीज़ का, क्योंकि उनका मानना भी ये है कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है कंपनी का और इसी के चलते हुए एबिटा पर टन में हमें 128% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगले 3 सालों में। और आगे जाके कजारिया सीमेंट्स पे भी MK ने इनिशिएट किया है एड रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 1,450 रुपीज़ का,
क्योंकि उनका मानना यह है कि कजारिया सीमेंट्स में जो एक्सेलरेटेड ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है कैपेसिटी एक्सपांशन में, वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है कंपनी के लिए। तो इन 3 कंपनीज़ पे भी काफ़ी एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है, तो हमारी नज़र भी इन्हीं सब कंपनीज़ पे बनी रहेगी। ठीक है, इन सारे स्टॉक्स के ऊपर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे साथ निमिष ठाकर भी आ चुके हैं फंडामेंटल से बात करने के लिए। देखिए निमिष, कल की जो रैली थी, एक तो एफआई डीआई दोनों का बाय फिगर आया आज के बाजार में, कल के मार्केट में, लेकिन काफ़ी हद तक मैक्रो ड्रिवन रैली थी। आप देखिए कल जीएसटी का नंबर जो मार्केट बंद होने के बाद आया, कितना तगड़ा आया। हमने ऑलरेडी देखा जीडीपी नंबर बाजार की उम्मीदों से ज़बरदस्त आया, इन्फ्लेशन ऑलरेडी नीचे की तरफ जा रहा है। तो क्या शॉर्ट टू नियर टर्म में, और फिर ये पूरी सेबी वाला जो मैटर था स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ फ्लोज को रेगुलेट करने का, वो भी बाजार ने बहुत मैच्योरिटी से लिया। तो क्या ये केस बन रहा है प्री इलेक्शन रैली की तरफ जाने का? क्या एक आपको साइंस दिख रहे हैं अर्ली या नहीं? वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी। देखिए मार्केट के अंदर डोमेस्टिक मैक्रोस काफी स्ट्रॉन्ग है। सेकंड थिंग मैं आपको एक और डेटा देता हूं कि जिसके अंदर आप देखिए तो यूएस के 10 ईयर जिसे थे वो अराउंड 4.3 से कम होकर 4.20 के नीचे आ गए हैं, और उसकी सीधी इंपैक्ट जो है वो डॉलर इंडेक्स पे आएगी। डॉलर इंडेक्स पे हमने तो देखा कि फरवरी मंथ के अंदर 105 तक का एक हाई बना के अभी कूल ऑफ हो गया है। अब इंटरेस्टिंग डेटा ऐसा है कि जब भी डॉलर इंडेक्स 100 के लेवल के बिलो जाता है, तब इमर्जिंग मार्केट के अंदर हिस्टोरिकल डेटा अगर देखें तो फ्लो जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग आता है। तो अगर यहाँ से कोई भी इंटरेस्ट रेट कट होते हैं यूएस के अंदर और डॉलर इंडेक्स फिर से जो हमने बॉटम देखा था 101 का, अगर वो ब्रेक करता है आने वाले दिनों में, तो एफआईआई का फ्लो जो रहेगा वो टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो फेवरेट पार्टिसिपेशन है, तो अभी यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रेजुअली एफआईआई का फ्लो भी काफी स्ट्रॉन्ग आएगा। और जो एफआईआई का फ्लो आएगा, तब हम लोगों ने जो कल रैली देखी थी पर्टिकुलरली लार्ज कैप स्टॉक्स, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ईटीएफ का फ्लो आएगा, ये सभी बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये 2 डेटा पॉइंट जो है वो मेरी तरफ से है। मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर यहाँ से और अच्छा परफॉर्म कर सकता है, पर्टिकुलरली लार्ज कैप लेगार्ड्स बैंक, जहां पर हम लोगों ने देखा कि एचडीएफसी बैंक ने ये मार्केट रैली के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं किया है, कोटक बैंक ने पार्टिसिपेशन नहीं किया है, एक्सिस बैंक और एसबीआई अच्छा चले, बट ये जो पर्टिकुलरली बैंक है वो मुझे लग रहा है कि कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक ये दोनों मार्केट में आने वाले दिनों में अच्छा कर सकते हैं। देखिए हरे निशान के साथ बाजार खुलता हुआ नजर आ रहा है। अर्ली रेट्स हैं, थोड़ा इनको सेटल होने दीजिए। उसके बाद एक आपको बता दें, बाजार में तो पार्टी चली रही है, एक बहुत बड़ा जश्न जामनगर में भी हो रहा है। जो छोटे बेटे हैं मुकेश अंबानी जी के, उनकी शादी का प्रोग्राम है, कार्यक्रम चल रहा है कई दिनों से, और ये बड़े बड़े ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं। कल सुनाई कि आपने ट्रैक किया होगा ये काफ़ी जेनजी वाली नेटिजन्स हैं, और आप ये सब चीज़ें ट्रैक करती हैं? ऐसा बहुत तो नहीं, पर हाँ क्योंकि इतना एक्साइटिंग है ये सब देखना, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, किस तरीके का उनके लिए पूरा आयोजन किया गया है, कई सारे डांस और ये इवांका ट्रम्प दिखाई दे रही हैं। यस, डांस वांस का भी भयंकर प्रोग्राम है ना? जी बिल्कुल। ट्रैक कर रही हैं आप? नहीं, मैं ट्रैक तो नहीं कर रही हूँ, पर वो फीड में आ जाता है तो यू हैपन टू सी। क्यों नहीं। तो ये सब आपको दिखाते रहेंगे इनकी झलके। लोग जो बात कर रहे हैं, जो बड़े बिजनेसमैन और बड़े फंड मैनेजर्स, सड़क जो स्ट्रीट पे बात हो रही है, वो ये हो रही है कि ये एक लॉजिस्टिकल फीट भी है। जो लोग जानते हैं जामनगर इंडस्ट्रियल टाउन है, वो कोई कमर्शियल हब ऐसा नहीं है। वहाँ पे जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी के अलावा और कुछ नहीं है, बट कितने जेट्स आ रहे हैं आपको पता है? लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन गया है अथॉरिटीज़ के लिए। इतना मतलब ये लॉजिस्टिकल फीट है कि कितनी स्मूथली सब अचीव किया जा रहा है कि एक एक करके जेट्स आ रहे हैं, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट, रहने का अरेंजमेंट, वहाँ कोई 5 स्टार्स बड़े बड़े तो है नहीं, एयर कंडीशन टेंट्स। तो एक ये अपने आप में बात है कि ये ग्रुप जो है लॉजिस्टिक्स और लार्ज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में गजब कमाल करता है। हम श्रीकांत जी रिलायंस के स्टॉक पर जरा नज़र डालते हैं। 3000 का भाव हो गया, 320 के आसपास जियो फाइनेंस हो गया। घर में तो खुशियाँ हो ही रही हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स को भी काफ़ी खुशियां मिल रही हैं कि चलिए फाइनली रिलायंस चलना शुरू हो गया, और जियो फाइनेंस ने छोटे से समय में अच्छे रिटर्न दिए हैं। आप इन दोनों में से किस पे ज्यादा बुलिश हैं? गुड मॉर्निंग अजय जी। गुड मॉर्निंग। तो देखिए मुझे भी लगता है कि देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज नो डाउट एक लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो बिल्कुल इसे खरीद के रखें, क्योंकि
इसके अंदर और भी बहुत सारे बिज़नेसेस हैं जिसमें आगे जाके अनलॉक होगा उस पर्टिकुलर बिज़नेस के वैल्यू का। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि करंट लेवल से अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को इन दोनों में से चुनना है तो मैं कहूँगा कि जियो फाइनेंस को हम लॉन्ग करने की बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कीजिए। हमें लगता है कि करंटली ये बुक है वो काफ़ी क्लीन है और साथ ही साथ अगर आप इसके ओवरऑल जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के खुद के जो बिज़नेसेस हैं वही इतने सारे हैं कि जियो के लिए मुझे लगता है कोई बड़ी दिक्कतें नहीं आएगी इवन देयर इज़ अ डाउनटर्न इन द इकोनॉमी। तो मुझे लगता है कि एक वेरी कॉन्फिडेंट बेट करंट लेवल से जियो फाइनेंस में लिया जा सकता है। नो डाउट कि स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप यहाँ पे भी अगर एक 1 से 1.5 साल का, 2 साल का व्यू रखते हैं, तो मुझे लगता है कि जियो फाइनेंस में अच्छी तेज़ी बन सकती है। ट्रेडिंग के मौके भी बनेंगे क्योंकि अभी वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ चुका है। तो मोमेंटम बिल्कुल रहेगा इसमें, फ्लोटिंग स्टॉक शायद मुझे लगता है कि और भी अच्छे खासी तरीके से फ्लोट होगा और इसी वजह से हमें लगता है कि जियो फाइनेंस को करंट लेवल से लॉन्ग करके आप यहाँ से कुछ पोजिशनल ट्रेड्स ले सकते हैं। फाइनेंस आपके लिस्ट में है, आप इसको बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा और चल सकता है, ऑलरेडी 300 के ऊपर आके अब ट्रेड भी कर रहा है। सुमित मूलचंदानी भी आज हमारे साथ जुड़े हैं सैटरडे वाले स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में। सुमित सर, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आपके ट्रेड कौन से हैं आज के? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बिल्कुल मार्केट का ट्रेंड तो सभी ने एक्सप्लेन कर ही दिया एनालिस्ट ने। तो यहाँ पे मेरे भी 2 बाय कॉल्स रहेंगे। जो पहला रहेगा वो रहेगा टाटा केमिकल्स। देखिए, एक अपना बढ़िया सा जो डिमांड जोन था वहीं से ही स्टॉक ने पुल बैक दिया है। कल के सेशन में काफी अच्छा कैंडल फॉर्मेशन है, बुलिश किकर टाइप फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। तो एग्रेसिव ट्रेडर्स यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे एंटर कर सकते हैं। 968 का कल का क्लोजिंग है। 930 आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें फॉर द टारगेट ऑफ 1033। दूसरा स्टॉक है ग्रासिम। देखिए, ग्रासिम ने पिछले वीक अपना एक न्यू 52 वीक हाई ट्राई किया था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा था। जो 2200 2220 का जो लेवल था उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था, लेकिन कल के सेशन में काफी अच्छा क्लोजिंग दिया है। तो हमें लग रहा है कि ये कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम अभी भी रह सकता है। सो यहाँ पे डिप्स को भी यूटिलाइज कीजिए। 2255 कल का क्लोजिंग है। 2146 विल बी द स्टॉप लॉस एंड 2587 विल बी द टारगेट। क्या डन? तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज 2587 के टारगेट के लिए, टाटा केमिकल्स ये 1000 के नीचे है लेकिन ये 1000 के करीब भी है। ये जैसे 1000 पार करेगा ना फिर ये बहुत स्पीड से ठीक होने लगता है। फिलहाल आपको टारगेट 1033 का दिया है। एक बार अगर ये 1000 के ऊपर आ जाए 33 रुपीज़ जल्दी जुड़ेंगे बजाय पहले के 30 रुपीज़ जुड़ने के। 930 अब आपका एक स्टॉप लॉस भी होगा। तो ये लक्ष्मण रेखा जैसा काम करता है 1000 रुपये इसके लिए। 1000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग, 1000 के ऊपर वीक, ऐसा कुछ। लेकिन आपको दोनों शेयर्स मिल गए, दोनों पे ध्यान रखिएगा। दोनों प्लस कॉल्स हैं। अभी तक एक भी मेहमान ने हमको कोई शॉर्ट कॉल नहीं दी, सभी मेहमानों ने अब तक हमको प्लस कॉल्स दिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ अगर किसी से मिस हो गया हो तो। श्रीकांत जी के कॉल पहले जरा स्क्रीन पर लेके आइए। उन्होंने कहा है कोल इंडिया प्लस करना है और दूसरा उनका शेयर है हिंडाल्को। श्रीकांत जी की कॉल कोल इंडिया और हिंडाल्को। फिर कुणाल परार की कॉल लेके आइए। उन्होंने कहा HDFC बैंक और TVS मोटर्स, ये दोनों उनके बकायदा प्लस कॉल्स हैं। फिर राहुल जी के 2 ट्रेड लेके आइए। उन्होंने कहा है हीरो मोटोकॉर्प और ICICI बैंक। आई रिपीट, हीरो मोटोकॉर्प और ICICI बैंक, ये 2 कॉल्स हैं राहुल जी की तरफ से। सुमित जी कह रहे हैं कि टाटा केमिकल्स और ग्रासिम 2 उनकी तरफ से है। 4 एक्सपर्ट्स टेक्निकल्स और उनकी 8 कॉल्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। ठीक है जी, आगे बढ़ें। एक बार ज़रा ये चेक कर लेते हैं कि एशियन पेंट्स में क्या कुछ और ख़रीदारी हो सकती है क्या। कुछ खबर भी है कि कुछ ये प्लांट वगैरह को भी शुरू कर रहे हैं अपने ये। एक बार ज़रा एशियन पेंट लेके आइए। जैसे 8 रुपये पर टिक्स आ रहे हैं तो ये आपको एक्चुअल वाला दिख रहा है रेट इसका 8 रुपये ऊपर। एक बार ज़रा आपकी रिकमेंडेशन चाहिए राहुल जी इस पर। एशियन पेंट प्लस करें आज। तो एशियन पेंट्स करंटली अगर आप देखें तो एक बुलिश फॉर्मेशन और बॉटम का बहुत ज्यादा चांस है। एकदम डिसमल परफॉर्मेंस हुआ है स्टॉक का, आप नोटिस करेंगे। लोअर बोलिंजर बैंड को आके टेस्ट किया है। प्लस करना है तो मेरे ख्याल से 2850 के ऊपर प्लस कीजिए। 2832 पे चल रहा है तो आधा % ऊपर आपको आज मोमेंटम दिखे। 2850 के ऊपर प्लस करके 2800 का स्टॉप लॉस रखिएगा। टारगेट होगा 2935 का। एक और काउंटर जो कि ब्रोकरेज के रडार्स पे है और साथ ही खबर के दम पे भी एक्शन देखने को मिला था वो है डॉक्टर रेड्डीज। देखिए, एक नेगेटिव खबर ज़रूर आई थी कि US में एक केस दाखिल हुआ है, पर कल हम भी यही सोच रहे थे कि 4% की गिरावट इसके चलते हमने स्टॉक में देखी। पर ये सारी जो चीज़ें होती हैं उनमें समय लगता है।
प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके बाद एक निर्णय पे आया जाता है। और इनक्रेड का भी यही कहना है, जहाँ पे उन्होंने अपनी होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है, 6400 के आसपास के टारगेट्स दे रहे हैं, और वो भी यही कह रहे हैं कि इस सब में टाइम लगेगा, मीडियम अवधि में वो को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देख रहे। श्रीकांत, एक बार चार्ट चेक बताएंगे, डॉक्टर रेड्डीज पे अगर रीबाउंड आता है इन स्तरों से तो कौन से लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए? तो इनफैक्ट हमने कई बार देखा है कि डॉक्टर रेड्डी ये पर्टिकुलर कंपनी के साथ ऐसे कई सारे मामले हमने आते हुए देखे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी ने काफी अच्छी तरीके से इसे ओवरकम भी किया है। हमें लगता है कि इस बार भी अगर कुछ करेक्शन अगर आता है तो शायद ये 6000 तक जा सकता है, क्योंकि 6000 के करीब इसे अच्छा खासा एक सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंशंस, इन टर्म्स ऑफ रिट्रेसमेंट्स एंड इवन साइकोलॉजिकल सपोर्ट। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि जब तक अपने ये प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं करता, तब तक हमें लगता है कि ये स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए भी नजर। तो तकरीबन मुझे लगता है कि 6350 या 64 के करीब अगर ये स्टॉक आता है वापस, 6400 के करीब अगर ये स्टॉक आता है, तो उन लेवल्स पे आप आपके लॉन्ग पोजीशंस को कम करके चल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा और कुछ वक्त निकाल सकता है। बट अगर इसी कंपैरिजन में मुझे लगता है कि अगर किसी पर्टिकुलर एक या दो स्टॉक को चुनना है फार्मा में से, तो मैं कहूंगा कि नैटको फार्मा पे ध्यान दीजिए और मैनकाइंड फार्मा पे ध्यान दीजिए। इन फार्मा कंपनीज में हमें लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में काफी अच्छा मोमेंटम देखने। क्वाइट इंटरेस्टिंग श्रीकांत भाई, नैटको फार्मा बड़ा अच्छा आपका पिक है, इंटरेस्टिंग। मुझे भी कुछ फंड मैनेजर्स इसके बारे में बता रहे थे, थोड़ा डिग करना पड़ेगा। एक और स्टॉक मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा डेटा। देखिए बाजार जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास खुल रहा है। मतलब देखिए ये सब कहने की बात हो गई, जब नए टेरिटरी में आता है तो डेली ऑल टाइम हाई ही होता है, लेकिन कुल मिला के देखा है तो 22,400 की तैयारी हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे स्टॉक्स पर नज़र डालिए जो हमारे टेक्निकल पैनलिस्ट को शायद पसंद आएंगे ये समूह, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे हैं स्टॉक्स और ब्रेकआउट दे रहे हैं। लेके आइए मारुति, 1 ईयर चार्ट लाइएगा डायरेक्टर साहब। मारुति लेके आइए, रिलायंस लेके आइए, HAL अगेन बाजार का पसंदीदा लेके आइए डायरेक्टर साहब। हाँ, एक साल ICICI बैंक ऑल टाइम हाई पे आ गया है, ग्रासिम, सीमेंस, अंबुजा, ये सब ऑल टाइम हाई के करीब आ गए हैं स्टॉक्स। अच्छा पार्टिसिपेशन आ रहा है इनका। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर हैं, इन पे भी नज़र रखनी चाहिए कि शायद यहाँ पे अब रिवर्सल आए। टेक महिंद्रा अपने ऑल टाइम हाई से 30% दूर है अभी, वेदांता 45% दूर है, एवेन्यू सुपरमार्ट लेके आइए 35%, डिवीज 36% दूर है। कुणाल ये बताइए, राहुल के पास आता हूँ। राहुल, ये दोनों समूह में एक ग्रुप जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है और दूसरा जो ऑफ ऑल टाइम हाई है 30-40%, आपको किस में ज़्यादा कंफर्ट आ रहा है इस भाव से? तो मारुति पे तो डेफिनेटली कंफर्ट आ रहा है, एक बेहतरीन बाय जोन से ऊपर आ रहा है। रिलायंस, जैसे मेरे कॉलीग ने भी थोड़ी देर पहले कहा था, टेक महिंद्रा शायद आपने तीसरा स्टॉक बोलोगा। टेक महिंद्रा पे अभी तक बाय लेवल अराइव नहीं हुआ है, 1271 पे स्टॉक चल रहा है, बाय लेवल 1245 के आसपास है, तो टेक महिंद्रा पे थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, टेक महिंद्रा में थोड़ा वेट किया जाएगा, लेकिन इसमें बाजार खुल रहा है और आज स्पेशल सेशन है। आज आप 10 बजे फिर से एक ब्रेक ले लेंगे और फिर 11:30 बजे वापस आएंगे, तो सिर्फ अभी पौना घंटा ही ट्रेड होगा। उसके अंदर ओपनिंग आपको ठीक मिल रही है, एक तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, उसकी वजह से आप अच्छा चल रहा है। कल की आपकी क्लोजिंग ठीक है। बियर्स पूरी तरह से फंसे हुए हैं, वो एक ही दिन में फंस गए और ऐसे बुरे फंसे कि उनको बैक टू बैक अभी मौका ही नहीं दे रहा मार्केट, ग्लोबल मार्केट की हेल्प से फंसा दिया। तो 22,500 आपका टारगेट हो सकता है आज का, जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था आपके लिए। और अब ट्रेल करो, 22,200 का ट्रेल लगाओ, आप पैसा बना के 100% ही निकल रहे हो। और इस समय करीब 1100 शेयर आपको एडवांसेस के साथ दिख रहे होंगे, 214 शेयर इस समय डिक्लाइंस के साथ हैं। पहला टिका है 71-72 पॉइंट्स का, धीरे धीरे करके एडवांस डिक्लाइन अब आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी के अंदर भी 100 पॉइंट आज और जुड़ गए हैं, 47,200 के ऊपर कल की क्लोजिंग थी, आज 47,300 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। 47,500 तक का पूरा रूम है इसका जाने का और ये जा भी सकता है। 1300 शेयर अभी आपको एडवांसेस में दिख रहे हैं, 200 शेयर अभी डिक्लाइंस में हैं। कुल मिला के आज फिर से बढ़िया सेशन है। ओपनिंग के अंदर ही मार्केट ने अच्छा दम दिखा दिया। एक बार जरा स्क्रीन पे शेयर्स लेके आए तो पहले आपको दिखाता हूँ मैं टोरेंट पावर, एक बार जरा ये स्क्रीन पे लेके आइए। टाटा इन्वेस्टमेंट्स, एक बार जरा ये भी स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं आप। इसके अलावा कुछ और बड़े शेयरों में हीरो मोटोकॉर्प
आज हमारे एक मेहमान की कॉल थी, मैं बता देता हूँ, उनका नाम है राहुल जी। उन्होंने दिया था हीरो मोटोकॉर्प। एक बार जरा ये भी लिखा है, ये स्क्रीन पर 1.5% ऊपर है। कल आपको स्क्रीन में एक लौता शेयर कमज़ोर दिख रहा था, वो था अपोलो हॉस्पिटल्स। आज ओपनिंग अच्छी हुई है उसकी। टाटा स्टील मेटल्स के अंदर काफ़ी अच्छा दम है। मेटल्स हो सकता है कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट दिखाए। कल भी आपने देखा होगा सेल 10% तक चला गया था। कल हमने 3.5-4% पे उसको नोटिस किया था। इसके अलावा सिप्ला में भी आज अच्छी खरीदारी है, 1% ऊपर है। 3 शेयरों ने खुलते आज साल का हाई भी टेस्ट कर दिया। उस शेयर का नाम है टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और ग्रासिम। ग्रासिम आज सुमित मूलचंदानी की कॉल लिस्ट में भी है। ये शेयरों ने भी आज ओपनिंग में ही सौदा हिट कर दिया है। 2 शेयर आज थोड़ा फ्लैट खुल रहे हैं, बड़े शेयर हैं। एक तो रिलायंस, जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा, और दूसरा बजाज फाइनेंस। ये शेयर दोनों थोड़ा फ्लैट से खुल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गिरावट है, बट थोड़ा फ्लैट हैं। आते हैं जरा कुछ और ऐसे शेयर्स पे जहाँ आज मार्केट का मोमेंटम है। आज एक और शेयर है, टाटा इन्वेस्टमेंट्स के नाम से जुड़ी हुई कंपनी है। बाकायदा ये तो शायद 5% के सर्किट पे ही खुल रही है। इसके अलावा डाटा पैटर्न्स, ये कुछ अच्छा शेयर है जो आज ओपनिंग अच्छी कर रहा है। टॉरेंट पावर में ऑलरेडी आपको नोटिस करवा चुका हूँ। कल का एक टॉप लूजर बन गया था लास्ट में जाते आते, वो था डॉक्टर रेड्डीज। आज उसके अंदर ओपनिंग में ही ठीक आया। थोड़ी देर पहले सृष्टि भी आपको बता रही थी, जो इंग्रिड का नोट आया उससे उनको ऐसा लग रहा है कि ये डैमेज जल्दी नहीं होगा और इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। शेयर ने करीब 50 रुपये आज जोड़ लिए कल की गिरावट के बाद। आज आप देख रहे होंगे मार्केट खुलने के बाद एक शांत अवस्था में है और ऐसे ही रहना भी चाहिए। आज एक तो स्पेशल सेशन है और दूसरा ऑलरेडी मार्केट कल काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया हुआ है और इस समय आपको नए हाई बैक टू बैक अप बनते हुए दिख रहे होंगे। खैर, जो वीक काउंटर्स है ना, एक बार जरा मैं वो भी आपको नोटिस करा देता हूँ। उसमें कोटक महिंद्रा बैंक कल की अच्छी बढ़त के बाद आज हल्की प्रॉफिट बुकिंग, एक्सिस बैंक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, रिलायंस ऑलरेडी मैंने आपको नोटिस करवा दिया, बजाज फाइनेंस के साथ फिनसर्व आपको नोटिस करवा रहा हूँ, साथ ही एक एनटीपीसी भी है, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे भी है। एडवांस डिक्लाइन ठीक है, 50 पॉइंट ऊपर आपको गैप मिल गया। आज दिन भर आप इसी 50 पॉइंट ऊपर नीचे में खेलते रहेंगे। ये जो स्क्रीन है इसमें आपको कोई भी लाल निशान का भी शेयर दिख नहीं रहा होगा। बढ़ने वाले शेयरों में हीरो मोटोकॉर्प अव्वल नंबर पे, अब टाटा स्टील उसको थोड़ा पछाड़ने की कोशिश कर रहा है और ओएनजीसी के अंदर आपको करीब 0.5% की बढ़त है। तो इंडाइसिस ज़्यादातर फेवर में है। पहले 50 अगर शेयर आप चेक करना चाहते हैं, मैं शुरुआत में आपको डाटा भी बता देता हूँ। करीब 37 शेयर ऐसे हैं जो इस समय बढ़कर कामकाज करें, इनफैक्ट 40 बोल दूंगा, ऐसे शेयर्स हैं जो भी बढ़कर कामकाज कर रहे हैं टोटल निफ्टी में से। सृष्टि, मार्केट्स की पिक्चर की अगर बात करें तो बेंचमार्क इंडिसेस से अच्छे उससे बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। लगभग 0.5% की तेज़ी है स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में, और कई सारे स्टॉक्स, क्योंकि 5% की जो लिमिट है, कई सारे स्टॉक्स लिमिट पे ही आते हुए दिख रहे हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प जैसा कि आपने हाईलाइट किया, वहाँ 5% की तेज़ी है। इसके अलावा सुवेन फार्मा, यहाँ पे भी हमने डिस्कशन किया था, अजय जी ने हाईलाइट किया था, 3% का यहाँ पे उछाल है। कई सारे जो हॉस्पिटल काउंटर्स पिछले 2 दिन से पिटते हुए नजर आए थे, वहाँ पे एक रीबाउंड है, जहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर में अभी 3% की तेज़ी है। फार्मा काउंटर्स में स्पार्क 1.7% तेज है। जो ऑटो एंसिलरी नाम जहां पे अच्छा एक्शन था, जिनमें जमुना ऑटो भी शामिल था, वहां पे भी अब 2% की तेजी है। और कुछ रियल्टी काउंटर्स भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, शोभा डेवलपर्स और अशोका बिल्टकॉइन, यहाँ पे भी एक अच्छा उछाल हम देख रहे हैं। गिरने वाले शेयरों में कोई बहुत स्टैंड आउट तो नहीं कर रहा है, पर जी हाँ, इन्फो एज एक स्टॉक है जहाँ पे 1.6% की गिरावट जरूर है। और कई सारे डायग्नोस्टिक स्टॉक्स जो कि वीक हो रहे थे, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, आज फिर से गिरावट का शिकार हो रहे हैं। पर देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट्स की पिक्चर भी अभी तक तो अच्छी दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार में तो शानदार काम हो रहा है। आपको बता दूं मैं कि ये जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में कल से तेजी शुरू हुई है। आप बता रही थी जमुना ऑटो कल भी सर्किट पे था, आज चल रहा है। मुंजाल ऑटो को देखिए 10% ऊपर है, सोना BLW वगैरह। कल जो है ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने के जो हेड, इन्होंने हमें बताया कि करीब 5 से 7 बिलियन डॉलर का कैपेक्स ऑटो एंसिलरी में हो रहा है, और एमिशन चेंजेस, हायर इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिफिकेशन, एक्चुअली अलग अलग ट्रिगर्स की वजह से भयंकर डिमांड आ रही है, और इसके वजह से आपको ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में तेजी मिल रही है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक्स भी हैं वहाँ पे, तो ये एक स्पेस है जहाँ पे थोड़ा री रेटिंग जारी रह सकता है। लेकिन समय हो गया है ओपनिंग ट्रेड्स का, और पहला ओपनिंग ट्रेड देंगे राहुल घोष। बताइए, जिस हिसाब से बाजार खुला है, आप प्रॉफिट लेने के मूड में हैं या लॉन्ग करेंगे आप? ओपनिंग ट्रेड क्या है आपका?
लॉन्ग बिल्कुल कर सकते हैं और हीरो मोटोकॉर्प जो हमने सुबह रेकमेंड किया था वो अभी भी स्ट्रांग लग रहा है चार्ट में, तो वो एक स्टॉक है। आईसीआईसीआई बैंक अगर आपको याद होगा हमने एक कंडीशनल बाय दिया था, तो वो कंडीशनल बाय ट्रिगर नहीं हुआ है। डॉक्टर रेड्डी का वेट कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी एक अच्छा करेक्शन के बाद जो नेगेटिव न्यूज़ आया था उसके बाद थोड़ा स्टीम फिर से दिखा रहा है, तो डॉक्टर रेड्डी 6270 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं 6200 का स्टॉप लॉस रख के। तो दिस इज़ अ पॉसिबल ट्रेड अभी फिलहाल। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर बाय करिए। इनफैक्ट कल ही लोगों ने माल ले लिया था, 2% नीचे मिल रहा था, जैसा कि बता रही हैं शिष्य जी कि भाई अभी आने दीजिए, देखेंगे क्या होगा। आप पहले ही 2-2.5% कल बीट दिया लास्ट आधे घंटे में। निमिष, आपका ओपनिंग ट्रेड या कोई स्टॉक जो आपके रेडार पे है इस समय? देखिए, दो स्टॉक है। एक तो कोटक बैंक में बात कर रहा था। कोटक बैंक मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हम लोगों ने कल एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर रैली देखी, कोटक बैंक ये लेवल से काफी अच्छा लग रहा है। वैल्यूएशन भी देखिए तो एक ठीक ठाक है, कुछ महंगा नहीं है। काफी टाइम से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया था, और अगर देखिए आप चार्ट्स तो ये लेवल से काफी बार स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस दिया है। तो मुझे लग रहा है कि कोटक बैंक ये लेवल से बाय करना चाहिए 1650 का एक स्टॉप लॉस रख के। और ऊपर में मुझे लग रहा है कि फिर से ये स्टॉक के अंदर 1850-1900 के लेवल एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे। तो कोटक बैंक के अंदर मैं ये लेवल से बाय करता हूँ। और सेकंड थिंग जो है वो मार्च महीना आ रहा है, और इंश्योरेंस के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड जो है वो बढ़ेगी पॉलिसीज की। तो आईसीआईसीआई प्रू जो है मुझे करंट लेवल से अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एक 500 रुपए का स्टॉप लॉस लग के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर बाय करना चाहिए। 600 से 700 रुपए तक का लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा लगे। सुमित, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? देखिए यहाँ पे हेवल्स में काफी अच्छी मूवमेंट है। विद इन 2 मिनट्स ओनली स्टॉक ने करीबन 12 से 15 पॉइंट का जंप लगा दिया है, तो यूटिलाइज कीजिए डिप्स को। हमें लग रहा है कि ये 1600 क्रॉस कर सकता है, तो 1610 का पहला टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 1536 का था, लेकिन अब स्टॉक काफी ऊपर आ चुका है, तो मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह 1548 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा यहाँ पे। हेवल्स में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इनफैक्ट हल्के हल्के हाथ से हेवल्स चलता ही जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। श्रीकांत, आपका ओपनिंग ट्रेड? बिल्कुल। तो यहाँ पे अजय जी मुझे लग रहा है कि अगर पर्टिकुलर स्पेस में अगर वॉल्यूम के साथ अगर किसी में काम हुआ है तो वो सुवेन फार्मा है, जिसके बारे में भी आप जिक्र कर रहे थे, और उसके कल काफी बड़े ब्लॉक डील्स हुए हैं, काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है पर्टिकुलर स्टॉक में। टेक्निकल फॉर्मेशन भी सुवेन फार्मा का काफी हद तक मैं कहूंगा कि काफी अच्छा है। 720 का करंट लेवल है, 4% ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक में शायद 10% तक जाने की भी गुंजाइश है। करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करें, हमें लगता है स्टॉक 755 के लेवल्स दिखा सकता है, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे एट 710 के करीब का। तो एक 8 से 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट 755 के नजर आते हैं। सर, आपका ओपनिंग ट्रेड? वेल, दो स्टॉक है मेरे भी। पहला है ABFRL। काफी अच्छी मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। 200 DMA का रिसेंटली सपोर्ट भी लिया हुआ है, एंड स्टॉक अभी फिलहाल 232 के अराउंड है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 222 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो सबसे पहला इमीडिएट टारगेट 240 का है, जो इसका रिसेंट का हाई है। जैसे ही 240 क्रॉस होता है, वन वे 252 के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखाने में सक्षम है। एंड दूसरा जो है वो डेटा पैटर्न्स है। 2792 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिसेंट का टॉप ब्रेक किया हुआ है। वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2660 के एसएल के साथ पहला टारगेट जो है वो है 2900 का है, एंड जैसे ही ये ब्रेक होता है ऊपर में 3060 तक के भी टारगेट हमें डेटा पैटर्न्स दिखा सकता है। खैर, इस बीच अगर आप दोनों इंडाइसिस को चेक करेंगे तो निफ्टी तो ठीक है, 35 पॉइंट ऊपर है, बिकॉज कुछ अलग अलग स्टॉक्स चल रहे हैं इसके कंपोनेंट है, इसमें फार्मास्यूटिकल्स अच्छा प्ले कर रहा है। और लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो बैंक निफ्टी आपको बार बार लाल निशान में आ रहा है, लेकिन ये करे क्या? कल 1100-1200 पॉइंट चलने के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आज में 500 पॉइंट और जोड़ेगा? थोड़ा रुकेगा, आराम से एडजस्ट करेगा अपना, फिर चलेगा। ये 2 दिन का 3 दिन का इनफैक्ट मैं बोलूँगा रिटर्न कल में आ गया। 1100 पॉइंट कम नहीं होते हैं तो बहुत होते हैं 1100 पॉइंट भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हेवल से एक बार वापस से मैंने सर का नोटिस कराया था, सुमित जी का बकायदा डेज हाई पे आ चुका है, वो 4% ऊपर है। इसी कड़ी में एक और शेयर भी ऊपर आ रहा है, IEX। मैंने आपको 140 पे एक बार नोटिस भी करवाया था, इसका बेस बन गया, बस चलना बाकी है। वो चल गया है अब शेयर, अब 151 आ गया। पहला टारगेट 156, दूसरा
फिर 161 तक भी जा सकता है। सुमित जी, आपको याद होगा 146 का बेस की बात हुई थी, जिक्र हुआ था। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने एक 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन किया था अपना बाय लेवल्स के लिए। जो 136 का लेवल है, अब इसको आप ट्रेल कर सकते हैं करीबन 143 के स्टॉप लॉस के साथ। और ये अपना जो लेवल है 155 156 का जो जोन है, अगर ये यहाँ पे क्लियर कर देता है तो अपसाइड में एक काफी अच्छा गैप है, जो गैप फिलअप होने के चांसेस रहेंगे। और सेम वे यहाँ पे 165 का पहला टारगेट रहेगा। एक और शेयर भी है जो मेरे को राहुल जी से पता करना है, उस शेयर का नाम है वोल्टास। अमूमन ये शेयर बढ़िया चला, इसने फेब सीरीज, जैन सीरीज और इससे पहले भी अच्छा प्ले बनाया, लेकिन हुआ क्या, बाद में प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद ये 1000 के आसपास आके रुक गया था, 1050 के आसपास। फिर से इसमें तेज़ी बन रही है। वोल्टास में शुरुआती डाटा भी ठीक है। एक बार राहुल जी चेक करेंगे वोल्टास। चार्ट का स्ट्रक्चर वोल्टास का तो बेहतरीन लग रहा है। हर बार नीचे के साइड में आता है या मिडिल लेवल ऑफ बोलिंजर बैंड के नीचे आता है तो वापस एक शार्प बाउंस बैक होता है, जो आज के डेट में आप देख रहे हैं 4% ऊपर है। बट लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए ब्रेकआउट का जरूरी है, जो अभी तक नहीं हुआ है आज के 4% मूव के बावजूद। 1137 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1100 रुपीज वोल्टास पे। ओके तो वोल्टास और हैवेल्स दोनों में ही एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच जो एक स्टॉक कमज़ोर हो रहा है वो है इन्फो एज का स्टॉक, क्योंकि कल भी ये खबर आई थी और उसके बाद पोस्ट मार्केट भी हमने खबर देखी कि इन्फो एज की जो नौकरी और 99 एकर्स के ऐप्स हैं वो प्ले स्टोर से हटाए गए हैं, साथ ही अन्य कुछ मैट्रिमोनी ऐप्स भी हटाए गए और ट्विटर पे भी यानी एक्स पे भी कई सारे हमने इससे रिलेटेड कमेंट्स भी देखे। पर इन्फो एज का स्टॉक करीब 1.8% कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। श्रीकांत, एक बार लेवल्स बताइए, कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं और क्या इन स्तरों से भी और कमज़ोर हो सकता है ये काउंटर? तो सृष्टि देखिए, बिल्कुल इनफैक्ट इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वैसे हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज में ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो इसका ओवरऑल पैटर्न है वो काफी स्ट्रांग है। लेकिन चूंकि ये स्टॉक में भी कुछ न्यूज फ्लो आया है जो थोड़ा सा दिक्कत भरा लग रहा है मुझे, यानी कि ये स्टॉक थोड़ा और वक्त ले सकता है, थोड़ा और कंसोलिडेट हो सकता है। तो इसकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी 5400 की, यानी कि 5400 के हायर लेवल्स के टारगेट्स रहेंगे और लोअर लेवल्स में शायद ये स्टॉक एक बार 4900 या 800 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो मैं कहूंगा कि करंट लेवल से कोई भी अगर रिबाउंड अगर आता है तो जो पोजीशन लॉन्ग हो उसे कम की जा सकती है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कुछ दिन और कंसोलिडेट होगा और शायद अगर मार्केट में वीकनेस बने, पर्टिकुलर स्टॉक में वीकनेस बने, तो ये स्टॉक एक बार 4900 के करीब भी आ सकता है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल भी कोई लॉन्ग पोजीशंस बनाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप पोजीशंस को थोड़ा कम करके चल सकते हैं। ठीक है। इस बीच अगर मार्केट्स को देखें तो बैंक निफ्टी लगभग सपाट ट्रेड कर रहा है, वहीं निफ्टी 50 में 40 अंकों की तेज़ी है और रिलायंस अब धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है, ऑलमोस्ट डेज हाई पे आता हुआ। पर कई सारे स्टील काउंटर्स आज फिर से तेज़ी दिखा रहे हैं। कल तो देखिए सेल, नाल्को, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इन सभी में ज़बरदस्त एक्शन था। आज कुणाल, कोई स्टील काउंटर जिस पे अभी भी नज़र रखने का मौका है? टाटा स्टील 1.3% की तेज़ी दिखा रहा है अभी। वेल, एक काउंटर है जहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम मुझे देखने को मिल रही है। टाटा स्टील नो डाउट एक अच्छी खासी मोमेंटम हम देख चुके हैं एंड आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है और नियर टू ऑल टाइम हाई पे काउंटर फिलहाल ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। जिंदाल स्टील की भी बात करो तो जिंदाल स्टील भी अभी काफी अच्छे लेवल पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन एक काउंटर है जो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से और अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है और 200 डीएमए का सपोर्ट भी काउंटर ने लिया हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील जो 835 के अराउंड ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट 835 है। हम यहाँ पे जो एक्सेल मेंटेन करके चलेंगे वो 790 का है। टारगेट की बात कर लेते 870 870 का पहला टारगेट है, जो इसका रिसेंट का टॉप भी है और जैसे 870 क्रॉस होता है 925 से लेके 930 925 टू 930 तक के भी अल्टीमेट टारगेट हमें ये दिखा सकता है। यानी आप कह सकते हो कि 11 से 12% की भी मोमेंटम ये स्टॉक हमें प्रेजेंट लेवल से दिखा सकता है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील 790 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। ठीक है। तो मार्केट के अंदर अगर आप फिर भी ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा आज वॉल्यूम देखें अपना करेंगे ट्रेड। वैसे कोई दिक्कत नहीं चल रही है। बैंक निफ्टी का मैं फिर से आपको नोटिस कराया तो 30 पॉइंट ऊपर आ चुका है, तो थोड़ी देर पहले लाल निशान में था। वजह इसमें एचडीएफसी बैंक का आज फिर से
कंट्रीब्यूशन है। एक बार ज़रा कोटक और इंडसन भी दिखा दीजिए। और कोटक को लेकर तो अभी हमारे एक मेहमान ने भी बोला कि कोटक बढ़िया बैंक है, यहाँ से एक अच्छा मूव दिखा सकता है। ये HDFC है, फिर आप कोटक दिखाइए और साथ में इंडसन भी दिखाइए, तीनों बैंक एक साथ दिखाइए और इन तीनों के अंदर ट्रेड है। शुरुआती डाटा के अच्छा वैसे एक और चीज़, आज ना IEX करीब 4.5% ऊपर है। ये F&O का शेयर है, इसमें 5% से ज़्यादा की मूवमेंट नहीं होगी। आज स्पेशल सेशन है, आज कोई भी शेयर 5% से ऊपर नहीं चलेगा। IEX ऑलरेडी 4.25% हो चुका है, तो ये लिमिट लग जाएगी आज की इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर नील एंड वाइड हो जाएगा, भले वो F&O का शेयर ही क्यों ना हो। वैसे F&O में बैन होता है, लिमिट नहीं होती है, ठीक। आगे बढ़े, 3.5 से 4% हेवल्स भी ऊपर है, तो दोनों हेवल्स और IEX के अंदर जो भी आए, ये चीज़ अपने माइंड में रख के आज सैटरडे है, 5% का सर्किट है, इसके ऊपर चलेंगे नहीं ये शेयर्स दोनों। आज तो नहीं चलेंगे, आगे कल देखेंगे। फिर एक दो शेयर जरा और भी है, एक औरोबिंदो फार्मा, एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे। औरोबिंदो फार्मा ये 1050 के आसपास चल रहा है, एक बार आप इसको चेक करेंगे राहुल सर। औरो फार्मा औरोबिंदो फार्मा वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे दोनों चार्ट्स पे बहुत समय से कंसोलिडेशन चल रहा है और कोई भी एक साइड पे बेग योर पार्डन ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। अभी लॉन्ग या शॉर्ट इनिशिएट करना सही नहीं रहेगा। हालांकि थोड़ा सा बुलिश बायस बन रहा है, बट वेट एंड वॉच करेंगे जब तक एक सिग्निफिकेंट सिग्नल प्राइस वॉल्यूम पे या सिर्फ प्राइस पे ब्रेकआउट देखने को मिले। सिग्नल चाहिए सर आपको, लेवल्स कौन से चाहिए औरोबिंदो फार्मा के बाद जिसमें आपका कन्विक्शन हाई हो जाएगा? 1065 के ऊपर अभी भी 2% दूर है, जहां पे लास्ट कंसोलिडेशन से रिवर्स हुआ था। 1065 के ऊपर एक बाय इनिशिएट करने की सोच सकते। 1065 के ऊपर आप कह रहे हैं कि एक बार इस पे हम देखेंगे पोजीशंस की। ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़ने वाले शेयर्स हैं, मैं आपको थोड़ा कमज़ोर शेयर्स पे दिखा देता हूँ। जैसे सृष्टि ने ऑलरेडी आपको इन्फो एज यानी कि नौकरी के बारे में जिक्र किया, ये शेयर करीब 2.5% नीचे है। इसमें आज लोअर सर्किट की लिमिट भी सिर्फ 5% की है। ये F&O का शेयर है और आज फ्रेश शॉर्टिंग इसके अंदर हुई है। एक और शेयर भी है जो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है, वो है पिरामिल एंटरप्राइजेज। एक बार ज़रा चेक करवा लेते हैं पिरामिल एंटरप्राइजेज। श्रीकांत, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना पिरामिल एंटरप्राइजेस में? नहीं, इनफैक्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक के अगर शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म चार्ट को अगर देखें तो इसमें काफी अच्छे मल्टीपल बॉटम्स बने हैं और हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज भी इसने रिज्यूम की है। काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ इसमें एक रिवर्सल पैटर्न भी बना था। तो कई सारे ऐसे इनफैक्ट इसमें फैक्ट्स है कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनफैक्ट ये स्टॉक आने वाले दिनों में बढ़ भी सकता है करंट लेवल से। करंट लेवल से मुझे लगता है कि जब तक अभी 890 के लेवल्स को नहीं तोड़ेगा, तब तक हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 1050 से लेकर 1080 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से तो मैं कहूंगा कि अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है तो बिल्कुल पिरामिल एंटरप्राइजेस में लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं और स्टॉप लॉस रखिए 890 रुपए। स्टॉप लॉस 890 रुपए का लगा के आप बाई की पोजीशंस ले सकते हैं पिरामिल एंटरप्राइज में। पर राहुल, एक बार जी एंटरटेनमेंट पे भी राय दीजिए। देखिए डेज हाई पे आता हुआ ये काउंटर 2.6% की तेज़ी दिखा रहा है, हालांकि कोई न्यूज़ फ्लो फिलहाल नहीं है, ट्रेडर फेवरेट स्टॉक बन गया है। कैसे देख रहे हैं आप जी एंटरटेनमेंट को चार्ट्स पे? क्या यहाँ पे कोई ट्रेड रिकमेंड करेंगे? वो अली मेरे ख्याल से जी पे अभी लॉन्ग या शॉर्ट करने के लिए भी इतना गिर चुका है स्टॉक। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था जिससे से ब्रेकआउट होके नीचे के साइड गया था। नेगेटिव न्यूज भी था, जैसे आपको पता है। लॉन्ग जाने के लिए तो अभी भी कंड्यूसिव नहीं है। अच्छा बिल्डअप चाहिए या एक अच्छा बेस बनना चाहिए, तभी लॉन्ग जाने की कॉन्फिडेंस आ सकता है। एक अच्छा बेस बिल्डअप होने दीजिए जी एंटरटेनमेंट में। इन स्तरों पे लॉन्ग्स में नहीं जाना है। और इस बीच एक फार्मा काउंटर भी मैं देख रही हूँ, बायोकॉन। यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट ज़रूर कर रहा है 270-275 के बीच में, पर अभी डेज हाई पे आता हुआ। सुमित, कैसे देख रहे हैं आप बायोकॉन को चार्ट्स पे, और क्या यहाँ पे कोई ट्रेड लेना चाहिए या अभी इसको भी अवॉइड करें? जी बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे हम। आप देखिए पिछले 4 से 5 सेशन से बार-बार 280, 281 का जो जोन है लोअर टाइम फ्रेम पे, वहीं से ही स्टॉक ने रिजेक्शन लिया हुआ है। सो आई विल जस्ट वेट फॉर दिस लेवल्स टू क्रॉस। ये नौकरी में कमजोरी आ रही है। आपको पता होगा ये जो एप्स गूगल डीलिस्ट कर रहा है अपने ऐप स्टोर से, वो सब का जो मामला है वो नौकरी को नीचे लेके जा रहा है। इसका अगर डायरेक्टर साहब
3-4 महीने चार्ट चला दें तो बड़ा अच्छा होगा देखने में कि ट्रेंड किधर, नीचे कहाँ पे सपोर्ट्स हैं। सुमित, पिछली बार भी कुछ इस तरह की नेगेटिविटी आई थी, नीचे में बाइंग आ गई थी। आपके हिसाब से कहाँ पे लेवल, कौन से लेवल पे ध्यान देना चाहिए बाइंग के लिए? अजय जी, सबसे पहले तो देखिए जो लास्ट यहाँ पे एक फॉल आया हुआ था बहुत बड़ा, तो अभी भी स्टॉक जो है वही रेंज में काम कर रहा है। आप डेट देखेंगे तो 14th ऑफ फेब स्टॉक ने एक डाउन देखा था अप्रोक्सीमेटली 4% का, तो 5030 जो है वो सपोर्ट का काम करेगा और 5425 जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन आज देखिए स्टॉक अपना 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आ रहा है। पिछले 3 से 4 बार यही रीटेस्ट करके पुल बैक दे रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नेगेटिविटी और बढ़ सकती है। तो 5168 करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। आज ओपन हाई कैंडिडेट भी है, और अगर 5030 ब्रेक कर रहा है तो फिर लग रहा है कि यहाँ पे 5 से 10% का और भी डाउन साइड आ सकता है। तो जिनके पास अगर लॉन्ग थोड़ा सा पोजीशन है मीडियम टर्म के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करें और एग्जिट के लिए ध्यान दें। श्रीकांत जी को धन्यवाद देने का समय आ गया है, लेकिन श्रीकांत मैं एक सवाल आपसे और ले लूं बस जाने से पहले। रैलिस बीटन डाउन स्टॉक, पूरी बीटन डाउन स्पेस, लेकिन एक बहुत बड़े दिग्गज ने न्यू सीईओ के तौर पे ज्वाइन किया है, ज्ञानेंद्र शुक्ला जी ने, जो मॉन्सेंटो में 22 साल काम कर चुके हैं, काफ़ी पुराने इंडस्ट्री के दिग्गज हैं। बट एनीवेज, चार्ट्स क्या कहते हैं? यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड कंफर्टेबल है या और आप क्लैरिटी लेंगे उसके बाद आएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि टेक्निकली अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के पैटर्न को अगर कोई भी देखता है तो कोई भी कहेगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी बुलिश है, और इसमें उतना दमखम है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाइज यानी कि 350-400 के लेवल्स भी छू सकता है। मुझे लगता है कि जो मिसिंग पार्ट था वो यही था कि जो इसकी मैनेजमेंट जो टीम थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी, और मुझे लगता है इसके बाद अभी लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छा खासा स्टीम बन सकता है। करंट लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये काफी स्ट्रांग कंपनी है, बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है करंट लेवल से। मैं कहूंगा वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि ये स्टॉक 275 के इसके मल्टीपल लेवल्स को हिट कर सकता है, बट अगर इन लेवल्स को क्रॉस करे तो अजय जी ये स्टॉक फिर 350 के लिए निकलेगा। तो करंट लेवल से तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, बिल्कुल इसमें पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है। टाटा ग्रुप स्टॉक है ये, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी। आगे चलते हैं, हमारे पैनलिस्ट तो जुड़े हुए हैं ही। सुमित, ये मैक्स हेल्थ पूरा हॉस्पिटल स्पेस 2 दिन कमजोर रहा, थोड़ी नीचे स्टेबिलिटी दिख रही है, मैक्स हेल्थ भी रिबाउंड किया, किस भाव से लेंगे? टॉप से अभी भी नीचे में मिल रहा है। देखिए फॉल तो काफी अच्छा आया हुआ था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा। अगर ये मुझे 790 का जो लेवल्स अगर क्रॉस करके एक बार ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ही यहाँ पे मैं एक फ्रेश एंट्री के लिए सोचूंगा, अदरवाइज आई विल जस्ट वेट फॉर। मैक्स हेल्थ केयर पे रिकमेंडेशन हमको मिल चुकी है। जी एंटरटेनमेंट बकायदा धीरे धीरे चल रहा है, अब वो आ चुका है ऊपर करीब 160 के आसपास, लेकिन ध्यान रखा जाए अगर ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ था तो अभी डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी हो रहा है। लेकिन मैं राहुल जी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इसमें थोड़ा और समय लगेगा, पकने दीजिए, उसके बाद ये शेयर अपने आप आपको बताएगा कि मैं कैसे चल सकता हूँ। और एक और जानकारी बता दूँ, जी एंटरटेनमेंट इकलौता शेयर है जो आज F&O बैन में भी है। आज सीरीज का सेकंड डे है, एथिकली देखा जाए तो सेकंड डे भी नहीं है क्योंकि आज तो स्पेशल सेशन है, तो सेकंड डे तो मंडे को होगा, लेकिन उसके बावजूद ये फर्स्ट डे में ही बैन में आ गया है शेयर। ये जब तक बैन में रहेगा इस तरह का उथल पुथल करता रहेगा। लेट चेक इसको एक बार होने देते हैं, उसके बाद फिर इसमें कोई ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे। IEX बकायदा ऑलमोस्ट अब 5% के सर्किट के आसपास आ रहा है, हिवल्स भी 3.5-4% ऊपर है। कुछ और शेयर्स जहाँ पर आज स्ट्रेंथ है एक बार वो भी जरा देख लेते हैं। एक बार जरा ऑरबिंदो फार्मा वापस से दिखाएं, खैर बहुत दूर नहीं है हम, 1063-65 का जैसे लेवल पार होगा तो राहुल जी से एक बार वापस से कॉल लेंगे। ऑरबिंदो फार्मा में मेरे को लग रहा है कि आज हो जाना चाहिए, कम से कम 65 तक तो आ ही जाना चाहिए, जो शुरुआती स्ट्रेंथ दिख रही है। कैनरा बैंक एक और है शेयर, इसमें भी जरा एक बार व्यू पॉइंट देते हैं। कैनरा बैंक पे एक बार आपके रिकमेंडेशन सुमित जी। कैनरा बैंक जी देखिए, बिल्कुल कैनरा बैंक ने अपना एक अच्छा जो सपोर्ट था वहीं से ही आपका बाउंस बैक दिया था। 540 का जो लेवल था, तो पिछली बार भी स्टॉक ने यहीं पे एक सपोर्ट लिया था, और मुझे लग रहा है कि ये न्यू हाई की तरफ अपने एक अप्रोच कर रहा है। तो बिल्कुल आपको अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगा कि स्टॉप लॉस को थोड़ा बाजू में रखें, और ताकि अगर कभी भी कोई प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो ज्यादा लॉस ना हो।
तो अगर आपको सपोज 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट करने हैं तो इस टाइम पे आप 30 to 40 रुपीज ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो 570 विल बी द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर द करंट होल्डिंग एंड द न्यू पोजीशन। हमें लग रहा है कि अगर ये न्यू हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 620 का यहाँ पे पहला टारगेट बनेगा। ठीक है, डन। कुछ कुछ और शेयर्स भी हैं जहाँ पे वीक काउंटर। अच्छा, मैं टोटल आपको बता देता हूँ इस समय। एक बार जरा स्क्रीन पे वो वाली प्लेट लेके आ सकते हैं जिसमें F&O के बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स आपको दिखेंगे। तो आपको दिखेगा आज थोड़ी पलड़ा भारी है लॉन्ग्स वालों का आज, इसलिए आपको 50 पॉइंट ऊपर भी दिख रहा है। ऑल्दो थोड़ा डल सेशन है उसके बावजूद भी आपको थोड़ा पलड़ा भारी दिखेगा। ये वाली प्लेट यस 133 4x3 120 शेयर होने चाहिए किसी भी बाजार को चलने के लिए। 133 शेयर अभी चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। सरेंडर करना होगा तो जिन्होंने शॉर्ट कर रखा उनको करना होगा, जैसे से बाजार और चलेगा। तो जब तक ये 1:2 मेंटेन रखता है, यानी कि कम से कम 100 शेयर ऊपर रखता है ना, तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। बाजार आपको नीचे ऊपर ऊपर नीचे जैसे भी करे आप, लेकिन डरिएगा घबराइएगा नहीं। आ जाते हैं जरा एक दो शेयर और पे जहाँ पर आज शुरुआती डाटा थोड़ा स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों बन रहा है। एक वीक काउंटर और लेके आता हूँ। भारत फोर्ज आज स्पीड नहीं पकड़ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना राहुल? अपना एक बार कुणाल जी आप चेक कीजिए, भारत फोर्ज कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं? वेल भारत फोर्ज की बात करें जिन जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम काउंटर में है फिलहाल, क्योंकि नो डाउट स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया था टॉप से, लेकिन सपोर्ट भी लिया हुआ है जहां पे स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया हुआ था 1050 1060 के लेवल के अराउंड, एंड वहीं से स्टॉक अभी बाउंस बैक भी दे रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलना चाहे एंड लोअर लेवल पे डिम्पी जो एसएल हम यहाँ पे एज एसएल मेंटेन करेंगे, जो सपोर्ट जो एज एसएल मेंटेन करेंगे वो लेवल हमारा आ रहा है तकरीबन 1100 के अराउंड का। तो 1100 का हमारा एसएल रहेगा। अभी चल रहा है स्टॉक 117 के अराउंड एंड बाय करके चले 1240 के टारगेट के लिए पहला, और जैसे ही क्रॉस होता है 1340 के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छा खासा स्टॉक ने संभाला है एक अच्छी खासी गिरावट के बाद। तो एक अच्छी खासी बाउंस बैक की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है प्रेजेंट लेवल से। ओके, पर क्योंकि ऑटो की बात हो ही रही है और हमने फरवरी बिक्री के आंकड़े भी आते हुए देखे, ट्रैक्टर सेगमेंट को छोड़ के बाकी सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया और उम्मीद से बेहतर नंबर्स भी दिए। और कल हमने देखा था कि कई सारे टायर काउंटर्स में एक अच्छा एक्शन था। अपोलो टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, ये सब में अच्छा जोश था। क्या इनमें कोई तेज़ी की गुंजाइश है? राहुल, आपकी क्या राय रहेगी? कोई टायर स्टॉक जो कि स्टैंड आउट कर रहा हो? तो स्पेसिफिकली अगर जेके टायर की बात करें तो जेके टायर एक अच्छा लेवल पे आने की संभावना, एक कन्वेंशनल टर्म्स में अगर आप बात करेंगे तो कप एंड हैंडल कहा जाता है इसको, जिसका ब्रेकआउट आ सकता है 535 के ऊपर। तो अभी एकदम बीच में है, तो कोई लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे। स्टॉक बताऊं मैं, ऑटो एनसीडी पे मेरी नज़र है पिछले 2-3 दिनों से। रिको ऑटो 129 रुपये का भाव है। कुणाल प्रार जरा इसके चार्ट चेक करके बताएं रिको ऑटो। वेल रिको ऑटो फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, गैप ओपनिंग तो हुआ ही हुआ है। कल के दिन में भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। अजय जी आप देखो तो इसका वीकली चार्ट पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। जब भी ये फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ऐसा कहा जाता है कि जो कप की साइज होती है उतनी ऊपर की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। सो ब्रेकआउट लेवल 111 के अराउंड था, स्टॉक अभी 130 के अराउंड चल रहा है। अगर मैं रिट्रेसमेंट के बेस पे भी बात करूं तो ये स्टॉक 160 180 तक मिनिमम लेवल पे जा सकता है। मैं कप के साइज का टारगेट अभी नहीं दे रहा हूं, लेकिन 160 180 का टारगेट एज पर द रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बट एक मेन क्वेश्चन कि क्या प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलना चाहिए, तो अजय जी मेरे ओर से मना है, क्योंकि रिस्क वो उतना फेवरेबल नहीं बनेगा। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक होल्डिंग में है उनके लिए है कि होल्ड करके चलिए। 160 180 आने वाले दिनों में ये स्टॉक हमें दिखा सकता है, 180 दिखा सकता है, लेकिन पोजिशनली नया माल मत लीजिए। नीचे का माल है तो पड़ा है तो रुक जाइए। तो याद आया, टाटा मोटर्स को देखा है आपने हाल ही में, 4 डिजिट स्टॉक होने से 10 रुपये रह गया है, 990 के आसपास आ चुका है, 992 रह गया, डेज हाई की तरफ। इस भाव पे निमिष वैल्यूएशंस कैसे हैं टाटा मोटर्स के? सब कुछ कैप्चर हो गया है या यहाँ से भी चलेगा, ये निकल जाना चाहिए? पिछले साल डबल हुआ है स्टॉक।
देखिए, वैल्यूएशन जब भी कोई स्टॉक ग्रोथ देता है तो वैल्यूएशन ऑलवेज कंफर्टेबल रहता है, और हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट से जो सेल्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है टाटा मोटर की। मुझे लग रहा है कि अभी भी स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर, और ऊपर में अगर चाहे तो मुझे लग रहा है कि अगर 1 साल का नजरिया है तो स्टेगर्ड मैनर में यहाँ से बाय करना चाहिए। ऑलरेडी काफी रनअप आ चुका है, बट अभी भी स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर, और व्यू टाटा मोटर के अंदर अभी भी बुलिश है। मुझे लग रहा है कि अगर ग्लोबल रेट कट होते, पर्टिकुलरली इन यूएस एंड अदर कंट्रीज, तो टाटा मोटर के अंदर जो है वो और स्ट्रांगनेस देखने को मिल सकती है, पर्टिकुलरली इन ग्लोबल मार्केट। तो व्यू बुलिश है टाटा मोटर के अंदर। वैल्यूएशन भी अभी कंफर्टेबल लेवल पे है, फेयर वैल्यू से थोड़ा महंगा है, बट यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं स्टैगर्ड मैनर के अंदर। ठीक है, यहाँ से भी एंट्री लेने के मौके हैं टाटा मोटर्स में। पर लार्ज कैप की बात करें तो कल एलएनटी में भी एक ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर की कमिश्निंग की, और मॉर्गन स्टैनली मानते हैं कि जो इनका पूरा एलएनटी का ग्रीन ऑफरिंग्स है या जो ग्रीन स्पेस में वो काम कर रहे हैं, उससे इस फर्स्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स के चलते एक अच्छा पुश मिलेगा। 4100 के टारगेट्स दे रहे हैं। पर कुणाल, कैसे लग रहा है एलएनटी? 4% की तेजी के बाद आज फिर से 1% का उछाल है। वेल डेफिनेटली एलएनटी जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है व्यू पॉजिटिव साइड का ही है, नो डाउट न्यूज स्पेसिफिक मोमेंटम है, लेकिन टेक्निकल भी अगर कहा जाए तो 50 एमए के ऊपर की स्टॉक ने मोमेंटम स्टार्ट की है। जो रिसेंट का जो उसका टॉप है वो 3730 3735 के अराउंड है, वो भी ब्रेक होने के चांसेस है। मेरा व्यू पर्टिकुलरली स्टॉक में ऊपर के लेवल का ही बन रहा है। अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो इमीडिएट बेसिस पे 3700 का टारगेट है, जो इमीडिएट टारगेट है। जैसे ये ब्रेक होता है 3900 तक के भी टारगेट ये स्टॉक हमें दिखाने में सक्षम है। व्यू प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने का बन रहा है। अगर मैं एसएल की बात करूँ तो लोअर लेवल पे जो हम एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे वो है 3600 का पहला टारगेट 3700। जैसे ये क्रॉस होता है 3900 तक के भी टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। ओके, तो 3900 के टारगेट्स भी दिखा सकता है एलएनटी। और एक बार कजारिया सिरामिक्स पे भी राय लेते हैं। यहाँ पे भी एक इनिशिएटिंग कवरेज नोट आया है। कजारिया सिरामिक्स कैसा दिख रहा है आपको सुमित चार्ट्स पे? देखिए, यहाँ पे फ्रेश बाइंग तो अभी भी मुझे कोई अप्रोच नहीं दिख रहा है। स्टॉक अपने सभी ऑलमोस्ट मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड ले रहा है, लेकिन अगर किसी को यहाँ पे फ्रेश मूवमेंट देखना भी है तो एटलीस्ट यहाँ पे 1310 का जो लेवल है वो क्रॉस होके सस्टेन होना पड़ेगा। सो टिल द टाइम आई विल जस्ट अवॉइड द स्टॉक। ठीक है। शुरुआती थोड़ा ऊपर नीचे होने के बाद अब बैंक निफ्टी भी करीब 76 पॉइंट ऊपर आ चुका और निफ्टी भी करीब 70 पॉइंट ऊपर है। परसेंटेज के हिसाब से निफ्टी का परसेंटेज ज़्यादा है, ये करीब 0.32% है, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम है। रिलायंस डेज हाई पे वापस आ चुका है। एचडीएफसी नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट फ्लैट है। दो बड़े शेयर्स की वेटेज भी हमने आपको नोटिस करवाई। एक और चीज़, एडवांस डिक्लाइन मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ एफ&ओ वाली। एक बार इंडिया विक्स भी दिखा दीजिए। इंडिया विक्स भी फ्लैट है। जब तक इंडिया विक्स फ्लैट रहेगा या फिर थोड़ा 15 से नीचे आने की अटैम्प्ट करेगा, बाजार को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जैसे ही 16 की तरफ है, 16 से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ये जो मार्केट के अंदर खड़ा हुआ हिस्सा है ना, इसके अंदर वो क्रैक डालेगा। देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन कुछ अलग स्टॉक्स आप ध्यान रखें। अच्छा, एक और बात, 10 मिनट बाद मार्केट फिर से बंद हो जाएगा 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए इनफैक्ट बंद होगा। फिर 11:30 से 12:30 बजे तक का सेशन है, तो अभी 10 मिनट के बाद ही बाजार बंद हो जाएगा। अपनी पोजीशंस को आप उसी के अकॉर्डिंग ही रखिए, भूलिएगा नहीं। हाँ, सारी चीज़ें 5% का सर्किट, फिर ब्रेक है बीच में, और थोड़ा वॉल्यूम वगैरह देख दाख के करना। मैं आज इंस्टीट्यूशनल का डाटा मेरे को लग भी रहा था ज़्यादा नहीं आएगा। मैंने अभी शीट भी चेक की है जिसमें ट्रेड ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से पता लगता है बेहद कम है, बेहद कम काम हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1-2 शेयर जरा और आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। औरबिंदो फार्मा एक बार वापस से दिखाएंगे स्क्रीन पर। राहुल जी होंगे हमारे साथ। एक बार ज़रा औरबिंदो फार्मा दिखाना, तो स्क्रीन पर दिखाओ। राहुल जी 57 हो गए हैं। ठीक है सर आपके 5 रुपये की मैं वेट कर रहा हूँ। हालांकि फ्यूचर्स में मेरे पास रेट आ गया सर 63 का। सर 5 रुपये की और वेट करूं क्या? 1065 जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, आप नोटिस करेंगे 1065 एक पिछला रेजिस्टेंस लेवल है, तो उसके ऊपर थोड़ा मोमेंटम दिखाना चाहिए ताकि कन्विक्शन आए लॉन्ग साइड की तरफ। मेरा यही ओपिनियन है।
लगता है कि आ जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके देखिए अब ऊपर तो आ ही गया है, और मेरे को ऐसा लगता है आपका रेट 65 वाला आज जाना चाहिए। सिर्फ 10 ही मिनट रह गए हैं, ये अगर थोड़ा भी और झटका मार दे तो काम हो जाएगा। थोड़ा वॉल्यूम की थोड़ी कमी है, ठीक है, देखते हैं फिर भी कुछ और ट्रेड अगर मिलते हैं तो इस तरीके। एक सन टीवी और दिखाता हूँ मैं आपको। सन टीवी 628 रुपये 620 रुपये की रेंज में चल रहा होगा। एक बार जरा दिखाएं सन टीवी भी। सुमित सर एक बार जरा आप चेक करना सन टीवी। जी देखिए, सन टीवी ने परसों जो अपना एक लो बनाया था 200 मूविंग डे का एवरेज का एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है, आरएसआई डाइवर्जेंस भी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करूंगा एक बार। जो लेवल्स अगर यहाँ पे 640 सस्टेन कर जाता है ऑन द डेली बेसिस, तो बिल्कुल ये अच्छा खासा यहाँ से पुल बैक दे सकता है। अगर यहाँ पे 640 का जो लेवल है सस्टेन हो जाता है, तो मेरा एक जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 610 का रहेगा, और जो टारगेट रहेगा वो करीबन 690 का रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप वेट कीजिए। ओके ठीक है, तो मार्केट के अंदर अभी थोड़ा सा ट्रेड आप देख के करते रहिए, आराम से बढ़िया सौदे आपको मिल जाएंगे, और उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना। बैंक निफ्टी एक बार वापस से दिखा दीजिए, थोड़ा रुक गया है। यही बस मेरा मानना है कि थोड़ा वॉल्यूम चेक करके लेना। हाँ, बहुत ऐसा ना हो कि पहला 1 घंटा और दूसरा 1 घंटा एक साथ चले, ऐसा मेरे को लगता नहीं है। मैंने कुछ एक ब्रेकआउट शेयर्स भी बैक टू बैक ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, अगर वो कहीं मिल जाते हैं तो। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको IEX के बारे में जिक्र किया था कल परसों से ही। एक शेयर और भी है, बोरोसिल रिन्यूएबल के नाम से कंपनी है, एक बार ज़रा लेके आएंगे। बोरोसिल रिन्यूएबल कैश का स्टॉक है, बोरो रिन्यू के नाम से लिखेंगे आ जाएगा। ये SCA बलाई 562 का। किनसे चेक करें? टेक्निकल कुणाल जी से करवाता हूँ। कुणाल जी एक बार ज़रा ये शेयर चेक कीजिए। मेरे को ऐसा लगता है इसका टारगेट 600 रुपये आ जाएगा। आज भले पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन ये कर सकता है, और ये एक्चुअली डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का एक ब्रेकआउट दे सकता है। आपको चांसेस कितने लगते हैं सर? कंफर्मेशन कहाँ पे आएगा कि ब्रेकआउट हो गया और ये चल जाएगा? वेल डिम्पी जी, ब्रेकआउट ऑलरेडी काउंटर ने दे दिया है। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो रिसेंट के दोनों टॉप की डाउनवर्ड फॉलिंग ट्रेंड लाइन का नाउ अभी 562 के अराउंड है। कंफर्मेशन लेट्स से कि 580 के ऊपर जाता है, क्योंकि ब्रेकआउट आ चुका है लेकिन कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि 580 के ऊपर जाता है तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। प्लस 50 MA का सपोर्ट भी लिया हुआ है स्टॉक ने, यानी कि अच्छे खासे बाउंस बैक के भी एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। तो मेरा मानना यह है डिम्पी जी की जैसे ही ये स्टॉक 580 के ऊपर जाता है, हमें इस स्टॉक में खरीदारी करके चलने की सलाह बनेगी। लोअर लेवल पे डिम्पी जी जो इसमें एसएल आएगा वो 530 का आएगा। एसएल थोड़ा बड़ा है डिम्पी जी, 8% का एसएल है, लेकिन टारगेट भी मुझे उतना बड़े लग रहे हैं। 530 का हम वहां पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। पहला इमीडिएट टारगेट जो है वो 620 का है। जो उसने गैप बनाई थी, वो गैप का टारगेट आ रहा है 620 का, और जैसे ही 620 क्रॉस होता है वन में 680 680 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। यानी आप कह सकते हो कि 17 से 18% की भी मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखाने में सक्षम है। तो 580 के ऊपर ही खरीदारी करके चलने की सलाह है विद द एसएल ऑफ 530। एक शेयर मैं आपको फिर से नोटिस कराता हूँ, एक बार ज़रा राहुल जी को दिखाइए और अरविंदो फार्मा दिखाइए। सर 1063 आ गया। राहुल जी फिर से पूछ रहा हूँ मैंने 46 से शुरू किया था आपसे पूछना, धीरे धीरे करके सर 65 तो आप तक ले ही आए। आपने कहा सर, हमने कहा कि हमको ज़रूर लगता है कि 65 तक तो आ ही जाएगा। तो सर हो रहा है पूरा, तो अभी कर लें सर 65 अभी करें, रुक जाए अभी थोड़ा 2 रुपये और? 1065 पे ही चल रहा है अभी। 1064 मैंने लास्ट टिक देखा, तो 1065 के ऊपर बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है, और एक 2.5% का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है। हॉस्पिटल क्षेत्र से जुड़ा स्टॉक, हॉस्पिटल्स में अपोलो हॉस्पिटल्स पे आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए 2 दिन से भारी गिरावट का शिकार हो रहे थे राहुल, पर अपोलो हॉस्पिटल्स कल निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी थी, आज भी 1% ऊपर है इस पे, और साथ ही साथ मैक्स हेल्थ केयर पे भी राय दीजिए, क्योंकि जहां से शुरुआत की थी अब मजबूती 4% की हो गई है। ये दोनों ही काउंटर्स कैसे दिख रहे हैं, कौन से लेवल्स देखें? तो अगर आप कंपेयर करने को कहेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स और मैक्स हेल्थ केयर, तो मेरा प्रेफर्ड पिक मैक्स हेल्थ केयर रहेगा, प्योरली फ्रॉम स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव की आज का कैंडल आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रांग है, एकदम लो से बाउंस होके ऊपर की तरफ आ रहा है, और आप जो इस सेशन का क्लोजिंग हो रहा है वो बोलिंजर बैंड के ऊपर हो रहा है। लॉन्ग स्पेसिफिकली अगर जाना चाहते हैं तो एक क्लोजिंग के लिए वेट कीजिए 775 के ऊपर। आई रिपीट, स्पेसिफिकली क्लोजिंग के लिए वेट कीजिएगा
अगर 775 आपको दिख रहा है 11 टू 12 o'clock जो सेशन दूसरा है आज का क्लोजिंग होता है, तो लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 747 का। मैक्स हेल्थ केयर 725 के ऊपर ही यहाँ पे आपको लॉन्ग जाना है। माफ़ कीजिएगा राहुल, एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे कौन से लेवल्स के ऊपर जाना है? 775 के ऊपर अगर क्लोजिंग आपको दिख रहा है तो लॉन्ग जा सकते हैं। ठीक है, 775 यानी मौजूदा स्तरों से करीब 6 रुपये ऊपर ये काउंटर इन स्तरों को तोड़ता है तो फिर आप ट्रेड लीजिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि डिशमन कार्बोजन आज फिर से करीब 2.5% की तेज़ी दिखा रहा है, पर MRPL में भी एक रीबाउंड आया है। एक बार सुमित, MRPL पे कोई राय, क्योंकि कई सारे ऑयल एंड गैस स्पेस से जो काउंटर्स हैं वो फिर से एक बार रीबाउंड कर रहे हैं। कल हमने BPCL, HPCL इन सब में देखा गुजरात गैस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर MRPL ये कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? देखिए, अगर पैटर्न देखें तो इनसाइड बार का यहाँ पे ब्रेकडाउन आया हुआ था। स्टॉक ने जो अपना न्यू हाई बनाया था करीबन 19 फरवरी का बनाया था, लेकिन उसके बाद एक कंटिन्यू आप देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग ही यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 225। अगर ये 225 का जो लेवल है ब्रेक हो रहा है तो फिर लग रहा है कि यहाँ पे और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और स्टॉक माइट भी 200 एंड 205 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। लेकिन अगर न्यू लेवल्स की बात करें तो 257 जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो फ्रेश बाइंग वो लेवल्स के ऊपर ही सिर्फ मैं करूँ। ठीक है, तो फिलहाल फ्रेश बाइंग से बचे, स्तरों का वेट करें और फिर फ्रेश बाई के आप मौके ढूंढ सकते हैं। पर इस बीच एक स्टॉक है मिडिल पैक से, हिंद कॉपर। देखिए हम कई दिनों से आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं और लगातार ये काउंटर जो है तेज़ी दिखा रहा है। आज भी करीब 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। एक बार चार्ट चेक कुणाल आपसे लेना चाहेंगे, अब कौन से लेवल्स ध्यान में रखें, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार ये काउंटर जो है अच्छे एक्शन में है। 275 के टारगेट्स आ चुके हैं। कौन से स्तर अब ध्यान में रखने हैं इसमें? मुझे लग रहा है कि यहाँ से और भी ऊपर की मोमेंटम हमें हिंद कॉपर में देखने को मिल सकती है। 50 MA का कंटिन्यूअसली स्टॉक सपोर्ट भी ले रहा है और पिछले 2-3 हफ्ते की जो साइडवेज मोमेंटम है उसका भी ब्रेकआउट स्टॉक ने हमें दिखाया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक हमें ऊपरी लेवल पे 290 का पहला लेवल है इसको दिखा सकता है और 290 जैसे ही ब्रेक होता है 310 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए व्यू है कि एक बार होल्ड करके चलिए, अच्छे लेवल ऊपर की ओर देखने को मिल सकते हैं 310 तक। ठीक है, 1 से 1.5 मिनट बाद बाजार बंद हो जाएगा और इस बंद होने के बाजार के बाद आपका नाश्ता पेंडिंग है तो आप पहले नाश्ता कीजिए। आपका लंच पेंडिंग है, आप लंच कीजिए। लंच और नाश्ते के बीच में अगर आपको ब्रंच भी करना है ना तो आप वो भी कर सकते हो। ब्रेकफास्ट और लंच का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारे लोग वो भी करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। और मेरा तो मानना है कि थोड़ा मार्केट को ऐसे सोचना चाहिए, रोज़ करना चाहिए। एक बार ज़रा राहुल जी को दिखाइए और एक बार जरा अरविंदो फार्मा को वापस से दिखाइए। राहुल जी, मेरा तो हो गया टारगेट सर 106566। मेरे को लग रहा था यहाँ तक का पुल बैक आएगा। अब आपकी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी पे दर्शकों को दिलवा दे सर। 6566 दिख रहा है, या अभी थोड़ा और रुकना चाहते हो आप? नहीं, 1065 लेवल आ गया है तो लॉन्ग जा सकते हैं औरोबिंदो फार्मा पे। ठीक है सर, अब आगे से मेरी जिम्मेवारी खत्म, राहुल जी की जिम्मेवारी शुरू। राहुल जी ने कह दिया बाय कर लेना, तो अरविंदो फार्मा, हमारा काम था 65 तक दिखाना। हमने आपको स्क्रीन पर सामने सामने दिखाया। अब राहुल जी कह रहे हैं कि इससे आगे और चलेगा। अब राहुल जी इसका जवाब देंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आप नाश्ता कीजिए, खाना वाना खाइए। ब्रेक मिल रहा है मार्केट के अंदर, ब्रेक कम मिलते हैं सर, इसको एंजॉय कीजिए। सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कुणाल सर आपका भी शुक्रिया, और शुक्रिया आपका भी आप कार्यक्रम में आज जुड़ने के लिए। निमेश, आपका भी कार्यक्रम में आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मार्केट करीब 58 पॉइंट ऊपर, 58 पॉइंट ऊपर है। और आपको बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर देखेंगे तो करीब 20 पॉइंट ऊपर है। फर्स्ट सेशन मार्केट का ठीक था। फर्स्ट सेशन में क्या क्या डिस्काउंट हुआ? ग्लोबल मार्केट से डिस्काउंट हो गए। फर्स्ट सेशन में मार्केट ब्रेड ठीक आई। फर्स्ट सेशन में कुछ रुके हुए शेयर्स चले, जैसे IEX, इसका बेस अच्छा था। कुछ मोमेंटम वाले शेयर्स ऊपर आए, जैसे वोल्टास, ये शेयर ऊपर आया। ठीक है, औरबिंदो फार्मा, फार्मास्यूटिकल्स का प्ले अच्छा आया। डॉक्टर रेड्डीज ने अपने डैमेज को कंट्रोल किया। रिलायंस ने थोड़ा सपोर्ट किया। तो ये फर्स्ट सेशन की कहानी है। सेकंड सेशन में कौन से प्लेयर ऊपर होंगे या कौन से प्लेयर नीचे होंगे, इसके लिए आपको 18 और स्वदेश के साथ बने रहना है। तो इसलिए 11:30 बजे
हमारा एक स्पेशल सेशन है जो कि एक्सचेंजेस ने बोला है 1 घंटे के लिए खोलना है, तो 11:30 से लेके 12:30 बजे तक का 1 घंटे का स्पेशल सेशन के साथ फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल मेरे को और सृष्टि को भी इजाज़त दे सकते हैं, हमें भी थोड़ा सा नाश्ता करना, वो भी हम भी कर लेते हैं। ये दूसरा सत्र है 11:30 से 12:30 के बीच में। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सृष्टि 1 घंटे का ब्रेक है, 1 घंटे के बाद मिले। जी बिल्कुल डिम्पी जी, आपके बोलते बोलते भूख भी लग गई और ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते, तो चलिए ब्रेक के बाद मिलते हैं ईटी नाउ स्वदेश पे।